हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस के इकोनॉमिक सर्वे की कंपाइलेशन के चैप्टर 11 और चैप्टर 12 को। एज यू नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट 10 चैप्टर्स। इफ यू हैवंट वॉच्ड दोज वीडियोस, आई वुड लिंक देम इन द आई बटन। तो देखिए, आप जैसा कि जानते हैं व्हाट इज द पैटर्न ऑफ आवर डिस्कशन। हम पहले मेंस के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि हम पूरे चैप्टर की डिस्कशन के दौरान उनके आंसर्स सीख कर सकें। पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम प्रीलिम्स के एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से आपकी प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की ही प्रेपरेशन चैप्टर वाइज पूरी हो जाती है। Alright, and in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video, and subscribing to my channel if you haven't done that. And in case you've been struggling with the Vision IAS monthly magazines videos, I would link them too in the I button. तो देखिए, जैसा कि पैटर्न है, तो चैप्टर 11 एक्सटर्नल सेक्टर वॉचफुल एंड होपफुल। तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर में आगे बढ़े, देखते हैं कि मेंस के क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसकी वजह से भारत के एक्सपोर्ट्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है 2022 में। लेकिन अब हम कुछ उभरते हुए ऐसे फैक्टर्स देख रहे हैं जो हमारे फ्यूचर आउटलुक को, ट्रेड को, स्पेसिफिकली इकोनॉमी के लिए काफी ग्रिमर सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। तो इस पे हमें कमेंट करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि देखिए, क्या मैकेनिज्म है इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडियन रुपी का। अब देखिए, इसका आंसर यहाँ पे बहुत ब्रीफली आपको मिलेगा, लेकिन आई थिंक हमने लास्ट मंथ की ही जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आई थी, उसके इकोनॉमी सेक्शन में देखा था वॉस्त्रो अकाउंट्स के बारे में, कैसे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होगा। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा इंडिया के ग्लोबल ट्रेड के लिए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर बहुत ब्रीफली हम यहाँ पे भी देखेंगे। लेट्स लुक एट द चैप्टर नाउ। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ये एग्जैक्टली आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है। बहुत सारे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता जुलता आ गया, तो ये आपका इंट्रोडक्शन है कि ग्लोबल इकोनॉमी ने दो ग्लोबल शॉक्स देखे हैं इस न्यू मिलीनियम में, 21st सेंचुरी में। एक इकोनॉमिक शॉक है, एक हेल्थ शॉक है। ठीक है, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। इकोनॉमिक शॉक आप जानते हैं कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था। फिर हेल्थ शॉक आप पैंडेमिक जानते हैं। फिर उसके बाद फॉलो ऑन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस वगैरह भी हम देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इस सारे हेडविंड्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। हेडविंड्स क्या होता है? जब एक शिप सेल कर रही होती है, तो आप एक फ्रंट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो विंड्स बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी तरफ आती हैं, तो आपको आगे जाने ही नहीं देना चाहती, उन्हें हम हेडविंड्स कहते हैं। तो इसीलिए हम, क्योंकि इतने स्टेबल, इतना स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और बफर्स थे हमारे पास, कि हम इस तरह के ग्लोबल हेडविंड्स को सर्वाइव कर पाए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। अब देखिए, जैसा कि मेजर हेडविंड्स फॉर एक्सटर्नल सेक्टर, हमारे एक्सटर्नल सेक्टर के लिए, हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए, ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा बुरी बात, सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या है? तो अगर नीचे से शुरू करें, ट्रेड स्लो डाउन, ठीक है, लूमिंग ग्लोबल ग्रोथ, करेंसी डेप्रिसिएशन। देखिए, क्या होता है जब करेंसी डेप्रिशिएट करती है, यानी कि अगर कल 70 रुपए एक डॉलर बनाता था, तो आज 80 रुपए एक डॉलर बनाता है। ठीक है, तो इससे क्या है, जैसा कि आप अपने स्टैटिक में पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन से हमेशा जो एक्सपोर्टर्स हैं वो फायदे में रहते हैं, और जो इम्पोर्टर्स हैं वो हमेशा घाटे में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स हैं, यानी कि अगर मैं एक फ्रूटी बेचती हूँ बाहर, है ना, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, तो बाहर मुझे एक फ्रूटी के $1 मिलता है। कल ये $1 मुझे यहाँ अपनी कंट्री में, मैं रहती तो यही हूँ, है ना, तो कल मेरी कंट्री में मुझे इसके सिर्फ 70 रुपए मिल रहे थे, आज 80 रुपए मिल रहे हैं। मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं बेनिफिट कर रही हूँ। मैं इंपोर्टर हूँ, मुझे कुर्ती बाहर से इंपोर्ट करनी है। ठीक है, तो इंपोर्ट अगर इसका $1 लगता है, कल मुझे इस $1 को जमा करने के लिए 70 रुपए चाहिए थे, आज 80 रुपए चाहिए, तो मैं घाटे में हूँ। ठीक है, तो अब क्या है ना, करेंसी डेप्रिसिएशन से तो हमें बहुत फायदा होना चाहिए था, जैसे कि हमने बहुत सारी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में पिछले 1 साल में देखा है कि हमें बहुत फायदा होना चाहिए था करेंसी डेप्रिसिएशन से, एटलीस्ट हमारे एक्सपोर्टर्स को तो होना ही चाहिए था। पर ठीक है, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हो पाया? इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बाहर डिमांड ही नहीं है। बाहर तो इन्फ्लेशन चल रही है। बाहर जिन कंट्रीज में 2-1.5% इन्फ्लेशन रहा करती थी, उन कंट्रीज में आज 11.5%, 10%, 10.5%, यूएस, यूके, यूरोप। तो ये आप जानते हैं। तो बाहर जब डिमांड ही नहीं है, तो एक्सपोर्ट क्या करोगे? तो पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करने के बाद भी हमारे एक्सपोर्टर्स को कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, रिवर्सल ऑफ कैपिटल फ्लो, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एफपीआई आउटफ्लोज हो गए। हमारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने यहाँ से अपना
इन्वेस्टमेंट्स निकाल के यूएस और बड़ी बड़ी एडवांस इकोनॉमीज चले गए। ऐसा क्यों चले गए वहां पे? क्योंकि देखिए, जो आपको जिस रेट पे लोन मिल रहा है वो रेट आपको आपकी डिपॉजिट पे भी तो मिलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी तो मिलेगा। तो जब वहां पे इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है यूएस में, फेडरल रिजर्व की एग्जांपल ले लेते हैं, तो फेडरल रिजर्व ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन है तो बैठा तो रहेगा नहीं, तो उसने क्या किया, उसने टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की, उसने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो क्या हुआ, तो यहाँ पे कम इंटरेस्ट मिल रहा है, भारत जैसे देशों में, इमर्जिंग मार्केट्स में वहां काफी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो यहाँ से निकालो और वहां पे इन्वेस्ट करो। क्योंकि एफपीआई तो आप जानते ही हैं क्या है, क्विक मनी, हॉट मनी, जहां पे प्रॉफिट वहां पे चले। ठीक है, तो ये चीज हुई। इसीलिए हमारे फॉरेक्स भी थोड़े कम हुए यहाँ पे। हाइटनिंग फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी, ईजिंग ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, टाइटनिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंडीशन। तो टाइटनिंग वाला हम फैक्टर देख सकते हैं। ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं अगर आपके पेपर में, मतलब इसी तरह से क्वेश्चन शुरू होता है। मेजर हेडविंड्स हमने देखी तो 3-4 हेडविंड्स तो लिख ही दीजिए, है ना। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेड हेल्पिंग इंडिया रीप द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन को यूजुअली बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, राइट, क्योंकि लेकिन हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इंडिया क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, चाइना क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, जापान तो चलिए खैर एडवांस ही था, पर वियतनाम नहीं कर सकता, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम बेनिफिशियरीज हैं ग्लोबलाइजेशन के। अगर हम कह रहे हैं कि ट्रेड ने हमें बचाया है, तो ट्रेड कहाँ से आया? ग्लोबलाइजेशन है तब तो जाके ट्रेड एग्जिस्ट करता है ना। तो यहाँ पे लिखा है ओपननेस। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप एंड आई अज्यूम आप अपने स्टैटिक में कवर करते हैं, पढ़ते हैं, पर नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, ठीक है। द ट्रेड, क्योंकि हम समझ लेंगे यहाँ पे, द ट्रेड ओपननेस ऑफ कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब हैज बीन इंक्रीजिंग मेजर्ड बाय ट्रेड एज ए प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी। तो देखिए, यहाँ पे ट्रेड ओपननेस एक शब्द लिखा है। अब देखिए, कई लोग समझते हैं ट्रेड ओपननेस का मतलब है कि ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन ट्रेड में तो इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है। तो ट्रेड ओपननेस इज बेसिकली रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट्स टू जीडीपी, यानी कि एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट्स आपके न्यूमरेटर में आते हैं और जीडीपी आपके डिनोमिनेटर में आता है। इसे हम ट्रेड ओपननेस कहते हैं, कि आपकी जीडीपी का कितना हिस्सा बेसिकली ट्रेड की वजह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय ट्रेड एज ए प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, कितना ओपन है आप, ठीक है, ट्रेड के परस्पेक्टिव में। इंडिया ट्रेड एज ए परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। अब देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड नहीं, इंडिया का आएगा, ठीक है। India's trade as a percentage of India's GDP has been steadily increasing। अब देखिए, यूजुअली क्या होता है ना, ऐसे जो शब्द हैं, steadily increasing, steadily declining, drastically increasing, हमें बताया जाता है, बहुत सारे प्रीलिम्स के ऐसे पंडित हैं कि गलत होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ना कि इकोनॉमिक सर्वे में विजन आइंगस ने आपको लिख के दिया है कि देखिए, ये स्टेडीली इंक्रीज हुआ है, कंसिस्टेंटली कहीं कहीं जगहों पे हमने बड़ा इंक्रीज हुआ है। तो कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ 6-7 जगहें जो आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, रख लीजिए अपने पास कि अच्छा, कहीं चीजों में स्टेडीली इंक्रीज हुआ है तो हुआ है, अब गलत कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही इंडिया का जो ट्रेड है, यानी कि इंडिया की जो ट्रेड ओपननेस है, व्हेन आई एम सेइंग ट्रेड एज परसेंटेज ऑफ माई जीडीपी, आई एम सेइंग इंडिया की ट्रेड ओपननेस हैज बीन कंसिस्टेंटली स्टेडीली इंक्रीजिंग, ओके, बहुत तेजी से, बीइंग अबव 40% सिंस 2005। 2005 से लेके अभी तक हम 40% से ऊपर ही रही है। ये जो रेशो है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओके, बीइंग अबव एक्सेप्ट 2020, क्योंकि 2020 एक पैंडेमिक का ईयर था। अभी अगर हम देखें, रेशो कहाँ पे है, 46% पे है 2021 में, और 50% हम सोच रहे हैं हाफ ईयर, जो पहला ईयर है 2022 का, उसमें हमें दिखी है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं आपको वर्ल्ड का ओपननेस बताऊं कि पूरे वर्ल्ड का ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, तो यहाँ पे 50 to 60% ही है सिंस 2003 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो अगर हम तो आप समझ रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट ग्लोबल एवरेज के आसपास हैं। 60% तक खैर हमें पहुंचना चाहिए, अभी वहाँ नहीं है, पर वी आर गुड, वी आर डिसेंट हियर। तो ये चीज़ हमने देख ली। ग्लोबल सिनेरियो, तो ये आपको याद रखना है। ग्लोबल सिनेरियो, ट्रेड prospects post COVID-19 induced disruptions, global trade prospects have improved। तो फाइनली जो पैंडेमिक में हुआ सो हुआ, सब लॉकडाउन था, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थी, ओके ठीक है, आया समय चला गया। उसके बाद अब ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स जो इम्प्रूव हो चुके हैं 2022 में। अगर हम देखें, अंकटाड अपनी ग्लोबल ट्रेड अपडेट में क्या बताता है दिसंबर 22 की, उन्होंने बोला है कि जो ऑनगोइंग ट्रेड स्लो डाउन है, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं इट विल वर्सन फॉर 2023। जो 2022 में हमने देखा ट्रेड को स्लो डाउन होते हुए, वो 2023 में और बेकार होने वाला है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट लिखी है कि
जो ग्लोबल आउटलुक अकॉर्डिंग टू अंकटाड यानी ग्लोबल ट्रेड आउटलुक जो है वो ये कहता है कि 2022 के कंपैरिजन में इंप्रूव होने वाला है। दैट्स रॉन्ग, इट्स गोइंग टू वर्सन एज पर अंकटाड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम यहाँ देखें की एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज ट्रेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन परसेंट। तो शेयर इन वर्ल्ड मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट, तो संसार के यानी कि जितने भी गुड्स के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, गुड्स के एक्सपोर्ट में भारत का कितना शेयर है। 2019 में 1.7% था, 2020 में 1.6% है और 2021 में 1.8% है। तो देखिए ये आप याद रखिएगा, पिछले 3 सालों में अप डाउन है। सॉर्ट ऑफ हम नीचे गए हैं एक बार और फिर अप आए हैं, तो कंसिस्टेंटली तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये है, याद रखिएगा। पिछले 3 सालों में तो क्या ही कंसिस्टेंटली हुआ होगा, क्योंकि बीच में पैंडेमिक तो आया ही है। शेयर इन वर्ल्ड कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स, ओके, तो सर्विस एक्सपोर्ट्स में हमारा क्या शेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंड आपके लिए याद रखना। 3.5% था 2019 में, फिर 4% है और अभी भी 4% है। ठीक है, शेयर इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज प्लस सर्विस अब देख लेते हैं, टोटल देख लेते हैं। 2.1 थे, 2.1 थे, फिर 2.2 है। ठीक है, इंपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है हमारी, शेयर इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, मतलब सबसे हम कितना इंपोर्ट करते हैं वर्ल्ड के, अगर हम कंपेयर करें उसमें। ठीक है, वर्ल्ड में कितना शेयर है हमारा इंपोर्ट्स का, गुड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5% था 2019 में, 2.1% हुआ फिर 2022 में। अच्छा, हमारे इंपोर्ट्स भी कम गए, लेकिन हम फिर से उसी लेवल पे आ गए 2021 में 2.5 में। ठीक है, शेयर इन वर्ल्ड कमर्शियल सर्विस इंपोर्ट, सर्विस इंपोर्ट्स में देखिए क्या है, तो अगर हम सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं ना, तो हमारा सर्विस इंपोर्ट्स देखिए कितना बढ़ रहा है। वर्ल्ड में शेयर 3 था, फिर 3.2, अब 3.5, तो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुआ है। मतलब इंप्रूव तो क्या बोले, इंक्रीज हुआ है। शेयर इन वर्ल्ड कमर्शियल सर्विसेज इंपोर्ट्स इंडिया का ऊपर जा रहा है, इसमें हम 2020 में भी हमने ऊपर जाते देखा। शेयर इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज प्लस सर्विस इंपोर्ट्स 2.6%, 2.3% एंड 2.7%, ये हमने देख लिया। ब्राइट स्पॉट्स इन इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस, तो देखिए क्या है ब्राइट स्पॉट्स हमारी ट्रेड परफॉर्मेंस में। ओके, तो जो मेजर सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमने एक्सपोर्ट्स काफ़ी अच्छे देखे हैं वो है ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने, और साथ ही में कंसिस्टेंट ग्रोथ हमने एक और जगह देखी है, वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट्स में। ठीक है, तो ट्रेंड इन मर्चेंडाइज ट्रेड, ऑल टाइम हाई एनुअल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ऑल टाइम हाई एनुअल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट गुड्स इतने एक्सपोर्ट किए हैं 2022 में, यूएस डॉलर 422.0 बिलियन के वैल्यू के। ट्रेड इन सर्विसेज अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ओके, तो सर्विस सेक्टर ग्रोथ, सर्विस एक्सपोर्ट जो है हमारे, वो डेफिनेटली आप इस जगह देख सकते हैं कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से कम है। ठीक है, 422 बिलियन था, ये 254 बिलियन है, तो रिकॉर्डिंग अ ग्रोथ ऑफ 23.5%। सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स में हम बढ़े हैं आगे, पर आप वैल्यू देख सकते हैं क्यूमुलेटिव गुड्स की ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी भारत जो है 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है पूरे संसार का। डोमिनेंट सर्विसेज क्या है, ठीक है, तो इंडिया का जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हम कह रहे हैं, हम 7th लार्जेस्ट हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते क्या है, सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस सर्विसेज। सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस सर्विसेज हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अब देखिए क्या है, आप जानते हैं आपके प्रीलिम्स के इस बार के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एडिटोरियल्स हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस किए तो देखा बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया गया, नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं आई। पहले तो चलिए पैंडेमिक आ गया तो आपने डिले कर दिया कि वही रहेगी जो 2015 में आई थी। ठीक है, हमें समझ आता है, लेकिन उसके बाद फिर अब आप कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ही अब यही रहेगी, जबकि हमें बहुत ज़रूरत है कि एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आए। ये हमने एडिटोरियल्स में देखा है, तो आपको एटलीस्ट ये कुछ इसके फैक्चुअल बेसिस पता होने चाहिए कि जो 5 ईयर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी 2015 से 2020, इसको एक्सटेंड किया गया फ्रॉम 2020 टू 2022 और अब फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2023 तक। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग दी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने निकाला इंडेक्स, नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेसिटीज हैं एक्सपोर्ट्स की, स्टेट वाइज रैंकिंग करना कंपेटिटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। अगर सारी स्टेट्स आपस में कंपेयर करेंगी तो इंडिया का एज अ होल एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसीलिए कंपटीशन अगर हेल्दी हो तो इससे होता कुछ नहीं है, ग्रोथ ही होती है, इट्स गुड ओनली। ओके,
मेजर एक्सपोर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा मेजर इंपोर्ट्स क्या करते हैं, मेजर एक्सपोर्ट्स क्या करते हैं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंपोर्ट्स हो, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम कर कहाँ से रहे हैं और फिर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इससे पहले हम ये देखें, हम यही देख लेते हैं कि इंपोर्ट सोर्सेज सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से आ रहे हैं। अब देखिए तो पॉलिटिक्स में इतना है कि आपको याद ही रहेगा, राइट, कि चाइना के साथ अगर हमने टिकटॉक बैन कर दिया तो फिर हमारा $100 बिलियन का कैसे ट्रेड डेफिसिट हो गया। इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा हम इंपोर्ट बहुत कर रहे हैं। तो 13.8% हमारे टोटल इंपोर्ट्स का चाइना से आ रहा है। नंबर वन पे चाइना है, नंबर टू पे यूएई है। वेरी फैसिनेटिंग, यूएई बहुत ही इंटरेस्टिंग एक देश है हमारे लिए। आप जानते हैं एफटीए हमने इनके साथ रिसेंटली अभी साइन किया है, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, ठीक है। और यूएई बहुत स्पेशल फ्रेंड बन चुका है हमारा। यूएई के साथ हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हम फ्रांस यूएई इंडिया का ट्राइलेटरल इनिशिएटिव अभी रिसेंटली 1 महीने पहले शुरू हो गया है, जिसके साथ जो हमने साइड लाइन्स पे G20 की काफ़ी मीटिंग्स भी करनी है, ठीक है। और अभी जो COP28 होगा उसमें भी हम साइड लाइन्स पे मीटिंग्स करेंगे। यूएई प्रेसिडेंट है, तो यूएई इज बिकमिंग अ वेरी स्पेशल नेशन फॉर अस। यू मस्ट प्रिपेयर। आपको मेंस के लिए भी करना चाहिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। यूएई क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम ये सेकंड नंबर पे आता है इंपोर्ट में भी। सेकंड जो देश है जहाँ से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है भारत, और सेकंड नंबर पे आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। 7.0% यानी कि 7% हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएई जा रहे हैं, और 7.5% हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो यूएई से आ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आता है यूएसए, जहाँ से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हैं। नंबर 4 पे आता है सऊदी अरेबिया। नंबर 5 पे आता है रशिया, 5.9%। नंबर 5 भी नहीं, देखिए 5.9 है, तो सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में एक्चुअली एक टाई है, ठीक है। 5.9% सऊदी अरेबिया से हमारे इंपोर्ट्स आ रहे हैं, 5.9% हमारे रशिया से इंपोर्ट्स आ रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है हमारी, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कहाँ जा रहे हैं, यूएसए को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं हमारे। 17.8% of our exports are going to USA, ठीक है। अगर हम यहाँ देखिए यूएई हमने देख लिया। थर्ड कहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं, नेदरलैंड्स में जा रहे हैं। फोर्थ कहाँ जा रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं। अच्छा, चाइना को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, और फोर्थ नंबर पे हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, याद रखिएगा। अब बांग्लादेश बड़ा फैसिनेटिंग है, 5वें नंबर पे आ रहा है यहाँ पे। और आपको याद भी रखना है, आई थिंक 2020 के ये क्वेश्चन पेपर में प्रीलिम्स के आ चुका है कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा आई थिंक इंडिया का वो क्वेश्चन ये था कि श्रीलंका के साथ रिश्ता है ट्रेड का। गलत है, जब यहाँ पे साउथ एशिया में से देश ही एक दिख रहा है बांग्लादेश, और ऐसा नहीं है कि इस साल दिख रहा है, पिछले कितने सालों से बांग्लादेश ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं। हम एक्सपोर्ट करते हैं मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, मेटल मैन्युफैक्चर, हम मिनरल फ्यूल्स, lubricants, agriculture and allied products, chemicals and allied products, gems and jewelry एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या करते हैं, पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। अब देखिए ये हम इंपोर्ट करते हैं, ओके। कैपिटल गुड्स भी हम इंपोर्ट करते हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए एटलीस्ट। नॉन फेरस मिनरल्स इंपोर्ट करते हैं, केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, पर्ल्स, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ डिमांड बहुत है नहीं है यहाँ पे इतने अवेलेबल, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपी, द क्वेश्चन जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा वो ये क्वेश्चन है, रुपी इंटरनेशनलाइजेशन, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है इस बार आपके मेंस में, ठीक है। इसके लिए हम क्या क्या नहीं कर रहे। अभी देखिए क्या है कि यूपीआई को जब लिंक कर दिया गया है पे नाउ से सिंगापुर के, इससे एक्सेप्टेबिलिटी हमारी डिजिटल उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो जब आप कंक्लूड कर सकते हैं तो आप कुछ रिसेंट इवेंट, कंटेम्प्रेरी इवेंट से कर सकते हैं, कुछ करंट अफेयर से कर सकते हैं। ओके, दिस इज नॉट ऑल व्हाट इंडिया इज डूइंग, दिस इज ऑल्सो व्हाट इंडिया इज डूइंग। सो वी आर इन फुल मिशन मोड कि हमें ये चीज़ अचीव करनी ही है। इंडिया के सारे चाहे वो रुपी हो, चाहे वो हमारे इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, वी आर गिविंग देम एक्सेप्टेबिलिटी एंड मोर नेशंस आर फाइंडिंग इट वेरी एंथुजियास्टिक। इंडिया के साथ सबको काम करना है, ओके। तो ये चीज़ इन 2022 आरबीआई इशू, तो आरबीआई का ये जो सर्कुलर है बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि उस सर्कुलर ने बोला कि देखिए इनवॉइसिंग क्या होता है। आप जब हमने जीएसटी पढ़ा था तो देखा था इनवॉइसिंग का मतलब है, हमने मतलब इकोनॉमिक सर्वे के डिस्कशन में ही डिस्कस किया है कि कितना आपने बेसिकली कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, उसका कितना रेट लगेगा, कॉस्ट क्या लगेगी पर प्रोडक्ट पर यूनिट, टोटल कितना लगेगा, टोटल भी लिखा होता है, और डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होती है, कहाँ से चलेगा कहाँ तक जाएगा, ये कुछ कुछ डिटेल्स होती हैं, क्या ओनर है, कौन पेई है, कौन पेयर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं इनवॉइसिंग में। तो इनवॉइसिंग में यानी कि जब मैं क्वांटिटी और
आगे उसका रेट भी लिख रही हूँ, कॉस्ट भी लिख रही हूँ, तो वो रुपी में अब लिखी जा सकती है, पेमेंट रुपी में हो सकती है, सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स रुपी में हो सकता है, ये सर्कुलर कहता है। ओके, इट विल रिड्यूस द नेट। तो वॉस्ट्रो अकाउंट अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं, वैसे तो आपको याद होगा, वॉस्ट्रो अकाउंट में क्या होता है कि ओके इंडिया और रशिया है, क्योंकि अभी तो रीसेंट एग्जांपल यही है, इंडिया और रशिया को सबने स्विफ्ट चैनल से निकाल दिया है, ठीक है। अब रशिया को लेकिन इंडिया से ट्रेड तो करना ही है, हमने उनसे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने तो है ही है ना। तो अब क्या करें हम, तो हमने कहा कि हम वॉस्ट्रो अकाउंट का रूट लेंगे, ठीक है। तो क्या किया अब, रशिया क्या करेगा, एसबीआई में आके, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, आप कहेंगे अभी एसबीआई तो पार्ट भी नहीं है, तो एक एग्जाम्पल है, रशिया क्या करेगा, एसबीआई में आके अपना एक बैंक अकाउंट खोलेगा, ठीक है। वो बैंक अकाउंट कुछ नहीं है, एसबीआई में खुला हुआ वो बैंक अकाउंट रशिया है, ठीक है। तो इंडिया है, अब मैं इंडिया हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने रशिया से एक डिफेंस इक्विपमेंट मंगवाई, ठीक है। या फिर मैंने ऑयल लिया है, क्रूड ऑयल ले रहे हैं ना, तो मैंने क्रूड ऑयल लिया है 1 टन, तो उसके बदले में बेसिकली मैं कुछ रूबेल्स दूंगी, है ना। तो देने चाहिए मुझे, लेकिन मैं रूबेल्स लेके रुपी में पेमेंट कर दूंगी। 1 टन का जितना भी रुपी बनेगा मैं क्या करूंगी, रशिया को दे दूंगी। रशिया क्या है, एसबीआई में खुला हुआ बैंक अकाउंट, जिसे हम वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, रशिया भी मेरे से कुछ लेता होगा, रशिया कहेगा ओके मिस्टर इंडिया यू गिव मी 1 टी शर्ट, ओके। तो मैंने कहा ठीक है, 1 टी शर्ट मैंने आपको दे दी, तो आप कहेंगे हाँ, तो रशिया पे करेगा। अब रशिया क्या है, एसबीआई में खुला हुआ वो बैंक अकाउंट जिसका नाम वॉस्ट्रो है, तो उसी बैंक अकाउंट में जिसकी मैंने पेमेंट की हुई है, रुपी जो उसमें पड़ा हुआ है, जो मैंने उससे लिए हुए तेल के लिए पे किया, उसी में से जो थोड़ा बहुत पैसा है वो निकाल के मुझे टी शर्ट के लिए पे कर देगा। दिस इज हाउ वॉस्ट्रो अकाउंट वर्क्स। ओके, डोमिनेंट करेंसी, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इट विल रिड्यूस द नेट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो देखिए अगर इंडिया का जो रुपी है इंटरनेशनलाइज हो गया, तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में भारत की रुपी है ना, तो कितना भी फॉरेन एक्सचेंज, कितना रुपी आप रख लीजिए, अरे फॉरेन एक्सचेंज की तो कमी नहीं होगी फिर तो, स्पेशली यूएस डॉलर का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। ओके, डोमिनेंट करेंसी, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, BIS ट्राइनियल सेंट्रल बैंक सर्वे 2022। ये क्या बताता है, इससे पहले कि हम देखें ये बताता क्या है, आपको BIS पता है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये ट्राइनियल 3 साल में एक बार एक सेंट्रल बैंक सर्वे निकालता है। सेंट्रल बैंक जैसे हमारा RBI है, वैसी बाकी फेडरल रिजर्व है यूएस का, वैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, हर एक जगह का जो सेंट्रल बैंक है उनका सर्वे करता है, ठीक है। किस चीज़ का सर्वे करता होगा, फॉरेन एक्सचेंज किस डिनोमिनेशन में पड़ा है, इनके डेरिवेटिव मार्केट कैसी है, इस तरह की चीज़ों पे 3 साल में एक बार एक सर्वे निकाल देता है सेंट्रल बैंक्स का, ठीक है। तो ये इनका सर्वे बताता है कि यूएस डॉलर जो है वो डोमिनेंट व्हीकल करेंसी है, ठीक है। तो 88% ऑफ ग्लोबल फॉरेक्स टर्नओवर जो है वो यूएस डॉलर में है, हो रहा है, ठीक है। तो 88%, 50% से कहीं गुना ज्यादा। तो अगर लिखा हो लेस देन हाफ, मोर देन हाफ, मोर, वेरी मोर देन हाफ, वेरी मोर देन हाफ, तो खैर हो नहीं सकता, पर बहुत ज्यादा लिखा हो तो दैट्स ट्रू, ठीक है। INR, ओके। तो इंडिया के ये जो रुपी है हमारी, इट अकाउंटेड फॉर 1.6%, तो 1.6% जो फॉरेक्स बेसिकली आप कह सकते हैं फॉरेक्स टर्नओवर, वो INR में। तो हमें इसको कहाँ लेके जाना है, वी हैव डेफिनेटली गॉट अ लॉन्ग रोड। तो आप ये अगर अपने आंसर में एज इट इज ये छाप दें, ये जो सर्वे निकाला गया है, तो आप लिखिए फिर कितना बड़ा रोड हमें अभी चलना है, क्रॉस करना है, बिफोर हम सच में कह सकें कि रुपी इंटरनेशनलाइज हो गया है। छोटे मोटे इवेंट्स जो हैं, अच्छी बात है, देखिए शुरुआत हो रही है ना, गुड टू रिजॉइस, बट डोंट लिव इन दिस हुब्रिस के नहीं बस अब तो सब कुछ हो ही गया है, इंडिया तो हर जगह है। इंडिया है, पर इंडिया के पास अभी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। इनिशिएटिव्स टू इनहेंस ट्रेड, अब क्या इनिशिएटिव्स बेसिकली हमने लिए हैं ट्रेड को इनहेंस करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ऑल ऑफ देम, ऐसे के ऐसे लिख के आइए, ठीक है। एक्सपोर्ट्स के लिए क्वेश्चन आए तो ये लिखिए, आपके ट्रेड के लिए क्वेश्चन आए तो ये लिखिए। जो क्वेश्चन अभी हमने देखा कि भारत सरकार ने ट्रेड में काफ़ी कुछ किया है और उसी ने बेसिकली हमें बचाया है, लेकिन कुछ इमर्जिंग उभरते हुए हमें दिक्कतें दिख रही हैं। उभरती हुई दिक्कतें क्या हैं अभी हम देखेंगे, लेकिन ये देख लेते हैं इनिशिएटिव्स दिए क्या थे। फोकस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, प्रोएक्टिव सपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन काउंसिल, प्लांटेशन बोर्ड्स एंड अपेडा। तो अपेडा इज बेसिकली एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, इनका एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन, उनको सपोर्ट करना, क्रेडिट के लिए कॉर्पस फंड भी है, आप ये सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को प्रोएक्टिव सपोर्ट दिया गया है,
ठीक है। और साथ ही में जो सर्टिफिकेट्स हैं जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी के लिए चाहिए ही होते हैं, उनको भी ऑनलाइन इशू किया गया है। दिस इज गुड। ओके। Interest equalization scheme. This scheme was formulated to give benefit in the interest rates being charged by the banks to the exporters on their pre and post shipment rupee export credits. Now what is this interest equalization scheme? क्योंकि अब इसका मेंशन हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, तो अगर आपके प्रेलिम्स में आ जाए दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड है पहली बात तो, ठीक है। लेकिन ये क्या था आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्ट रेट में कुछ यहाँ पे कॉम्पनसेशन मिल जाती है सरकार के माध्यम से। जो बैंक्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे कुछ आपको छूट दे देते हैं इंटरेस्ट में, एक्सपोर्टर्स को प्री शिपमेंट के लिए भी और पोस्ट शिपमेंट के लिए। आप जानते हैं, देखिए एक्सपोर्टर्स को कैसे सपोर्ट किया जाता है, सरकार कैसे सपोर्ट करती है, ठीक है। एक्सपोर्ट में जो भी ड्यूटी वगैरह लगी होती है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो सारा रेमिट करके उसका क्रेडिट देके, होता तो यही है, ठीक है। तो ये बात आप जानते हैं। लेकिन ये IES में, एक्सपोर्ट इक्वलाइजेशन स्कीम में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको जो बैंक है वो काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अगर आप एक एलिजिबल एक्सपोर्टर हैं, ठीक है। आपको कुछ ऐसे क्राइटेरिया भी हैं, आपको पहले उसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक आपको कम इंटरेस्ट ले, लेकिन बैंक ने गुरुद्वारा तो नहीं है बैंक एक, है ना, कि आपको फ्री में लंगर के लाएंगे वो, डेफिनेटली नॉट, है ना। तो या फिर सेवा के लिए आपकी बैठे हैं, तो बैंक का लॉस हो रहा है, वो क्या करेगा, तो बैंक आ जाएगा, बैंक रीइंबर्स करवाएगा अपना, वो कहेगा मिस्टर RBI डू समथिंग अबाउट इट, आई हैव गिवन क्रेडिट टू दीज एक्सपोर्टर्स, यू ओनली आस्क्ड मी टू डू दैट। सो RBI से बेसिकली वो क्लेम ले सकता है, लेकिन ये क्लेम भी ऑफ कोर्स तब ले पाएगा जब एक ऑडिट जो है वो ये बताएगी, एक सर्टिफिकेट देगी कि वो जो जिस बंदे को दिया है, जिस एक्सपोर्टर को एक्चुअल में एलिजिबल था और सारी गाइडलाइंस फॉलो हुई थी, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है। ओके। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज, रोड टैप, ये तो कौन नहीं जानता, ठीक है। इट सीक्स रेमिशन ऑफ जितनी भी ड्यूटी, सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल ड्यूटी हो, टैक्सेस हो, लिवाइज हो, डिफरेंट स्टेजेस पे जो लगी हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, जो भी आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाने में, एक्सपोर्ट करने में, वो सारी आपको रेमिट होती हैं। और ये WTO कंप्लायंट है अगर आपके प्रेलिम्स में आ जाए तो, ठीक है। इससे पहली वाली एक स्कीम थी मॉडिफाइड एक्सपोर्ट स्कीम, या पता नहीं मॉडिफाइड इसी तरह की कोई स्कीम थी, ठीक है। तो वो नहीं थी, WTO में हम पे केस हो गया था, और किया भी हमारे बेस्ट फ्रेंड US ने था, अगर आपको याद हो तो, और वो हम हार भी गए थे, ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी आप जानते हैं क्या है, एक्सपोर्ट ECGC का तो पेपर भी होता है अगर कहीं बच्चों को पता हो। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन क्या करता है, ये सपोर्ट करता है इंडिया के एक्सपोर्टर्स को, बैंक्स को, ताकि दे कैन प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विसेज। ओके, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, आप समझते हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस तो हर चीज़ की होती है, अगर शिपिंग हो रही है तेल की, तो तेल टैंकर्स में जा रहा है और शिप उसका कैरियर है, तो शिप की भी तो इंश्योरेंस होती है जो UK देता है, तो एक्सपोर्ट्स की भी इंश्योरेंस सर्विसेज होती है, उसमें सपोर्ट करवाना ECGC करता है, ठीक है। तो ये लिखेंगे आप कृषि उड़ान स्कीम लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 2020 में से लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल और नेशनल रूट्स पे, ताकि फार्मर्स को हैं जो उनके पेरिशेबल्स हैं, स्पेसिफिकली उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, स्पेशली जो उनके पेरिशेबल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। किसान उड़ान स्कीम, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, तो इसमें क्या है, बेसिकली द स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स इन एड टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसीज फॉर सेटिंग अप और फॉर अपग्रेडेशन ऑफ। अब देखिए क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनको ग्रांट इन एड दिया जाता है, फिनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, ताकि वो या तो सेटअप करें, या तो जो सेटअप है ऑलरेडी उन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें एज पर द गाइडलाइंस, ताकि बेसिकली लॉजिस्टिकल कॉस्ट है ना वो कम हो जाए, ठीक है। हमारी लॉजिस्टिकल पॉलिसी भी है 2022 की, जो क्या कहती है कि हमारा जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है एज परसेंटेज ऑफ GDP, इट्स अराउंड 14 to 16% or 14 to 18%, which is huge. It should be around 8%, even less than that. से चाइना के केस में अगर मैं आपको बताऊं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दे आर एट अराउंड 6%, इवन लेस देन दैट लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट उनका जा रहा है। तो क्यों नहीं हम, अगर हम कहते हैं कि हम
ग्लोबल सुपर पावर बनेंगे तो फिर लॉजिस्टिक्स तो हमें इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, एंड राइटली सो हमारी पॉलिसी आ गई है डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब बनाना क्या है, ODOP इनिशिएटिव, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल करेंगे, जब पूरा एक डिस्ट्रिक्ट एक ही प्रोडक्ट पे सारा अपना एम्फेसिस दे देगा तो ऑफ कोर्स थिंग्स वुड गेट बेटर, वो एक्सपोर्ट हब बन जाएगा एक। ठीक है, इंडियाज ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट्स। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ट्रेड के बारे में लिखें ना तो आप बहुत ही मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखें। ऑफकोर्स आप स्कीम्स तो लिखें ही लिखें, पर आप ये लिखिए कि देखिए हमारी अभी तक 13 FTAs हो चुकी हैं, 6 प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स भी हो चुके हैं। साथ ही में आप जानते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी एक्टा साइन किया है, जिसे हम प्रेलिमिनरी एक FTA कह सकते हैं। ठीक है, हमने UAE के साथ सेका साइन किया है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। हम अब बुरी चीज़ें क्या लिखेंगे, चैलेंजेस भी तो लिखेंगे, ट्रेड में क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो उसमें ऑफ कोर्स जो ग्लोबली इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है वो तो लिख ही दीजिए, ट्रेड के लिए क्या है, बाकी बाहर वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि यही लिख दीजिए कि हमारा जो ट्रेड रुपी डेप्रिसिएशन होने के बाद एक्सपोर्टर्स बेनिफिट नहीं कर पा रहे क्योंकि बाहर टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हो रही है। फिर आप क्या लिखेंगे, हमारे FTA है, साइन होने को नहीं आ रहे। UK दिवाली पे साइन होना था, फिर उनकी एक किसी मिनिस्टर ने उठ के कह दिया वहाँ की कि मैं ये तभी साइन करूँगी FTA जब इंडियंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं आएंगे, वो ये चीज़ हमें प्रॉमिस करें एग्रीमेंट में। मैं माइग्रेशन अलाउ नहीं करूँगी, ऑल्दो आई एम माई सेल्फ अ माइग्रेंट प्रोजनी। तो ये आप जानते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जो UK के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएशन ख़त्म ही नहीं होने को आ रही, ठीक है, तो इन्हें नेगोशिएट करके फटाफट से साइन किया जाए इन तरह के FTAs को। ओके, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स और रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स इन टर्म्स ऑफ WTO रूल्स। क्या होती हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स? ठीक है, ये इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक कंट्री को दिए जाते हैं फॉर लीवरेजिंग इट्स कम्पिटेंसीज इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या होता है FTA में, आप अपने स्टार्टिंग में पढ़ते हैं राइट कि एक कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की लिस्ट आप बनाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट मैं बनाऊंगी। ठीक है, आप मुझे कहेंगे कि देखिए ये वाले प्रोडक्ट्स पे आप जीरो ड्यूटी दे दीजिए, मैं कहूँगी आप मेरे ये वाले प्रोडक्ट्स पे जीरो ड्यूटी दे दीजिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारा फेमस है यहाँ का और वो आप बनाते भी नहीं है। तो ठीक है, फिर हमारा डिसाइड हो जाएगा और जीरो ड्यूटी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है बेसिकली, अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स में बताऊँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन चैलेंजिंग टाइम्स। ओके, करंट अकाउंट बैलेंस एज परसेंटेज ऑफ GDP इंडिया वर्सेस सिलेक्ट कंट्रीज। तो देखिए यहाँ पे करंट अकाउंट बैलेंस की बात की गई है। करंट अकाउंट बैलेंस तो इंडिया के केस में क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आई होप समझते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कैसा बैलेंस है। एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो करंट अकाउंट सरप्लस हो जाता है, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। ठीक है, तो हम अभी डेफिसिट में ही है 3.3% ऑफ GDP के। ठीक है, तो क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर प्रीलिम्स में रीजन आ जाए कि कैड तो है पर क्या रीजन है इसका, ड्राइवर क्या है हमारे कैड का। सो इट्स एन इंक्रीज इन द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है, मर्चेंडाइज इंपोर्ट बहुत कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। इंडिया कैड इज मॉडेस्ट, लेकिन तब भी ये मॉडेस्ट है। 3.3% GDP बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स विद इन मैनेजेबल लिमिट्स। अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा है इट इज़ बियॉन्ड आर मैनेजेबल लिमिट, दैट्स रॉन्ग। 3.3% कैड इज़ फाइन, ऑल्दो इसको हम कर्ब कर सकते हैं और एक समय पे हम करंट अकाउंट सरप्लस में भी थे अभी रिसेंटली। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील। तो देखिए वही चीज़ इंडिया का आप देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है, और ये भी आप देख सकते हैं 2022 के केस में, 2019 के केस में। 2022 के केस में हम यहाँ हैं, 2019 में हम यहाँ चले गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ओके, इनविजिबल्स में क्या आते हैं, जो टैंजिबल नहीं है, दिखते नहीं है, सर्विसेज जैसे। ठीक है, नेट सर्विसेज रिसीट्स हैव इंक्रीज प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ रोबस्ट कंप्यूटर एंड बिजनेस सर्विसेज रिसीट्स। ठीक है, तो ये हमारी रिसीट्स हैं जो हम रिसीव कर रहे हैं सर्विसेज। ओके, नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स क्या है फिर हमारे, एंड नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स में क्या आता होगा, और ये इनविजिबल में भी आता है। रेमिटेंसेज, जिसमें इंडिया नंबर 1 पे है, $100 बिलियन को क्रॉस कर दिया हमने रेमिटेंसेज में। बाहर वाले जो हमारे यहीं के लोग जाते हैं वो हमें पैसा भेजते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए जो इनविजिबल्स का हुआ ना, इनविजिबल्स वाली चीज़ में हमने एक सरप्लस देखा है ऑन दी इनविजिबल अकाउंट। ठीक है, तो नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की वजह से और नेट प्राइवेट ट्रांसफर यानी कि मेनली रेमिटेंसेस की वजह से हमने क्या देखा है, नेट इनविजिबल्स का टर्म्स में ट्रेड में अगर हम देखें तो सरप्लस है हमारा। ठीक है, तो रिसीट्स भी ऑफ कोर्स इंक्रीज हुई हैं क्योंकि कंप्यूटर और बिजनेस सर्विसेज का अगर हम देखें तो।
Okay, capital account balance. FDI and FPI is the largest component of capital account. ये बात आपको पता है, पता भी होनी चाहिए. Foreign direct investment, foreign portfolio investment. Foreign direct investment क्या होती है? जब वो अपनी टेक्नोलॉजी लेके अपने 10% से ज़्यादा शेयर्स लेके भारत आ जाते हैं, यानी कि यहाँ की किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं और यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी, नो हाउ, अपना एक्सपीरियंस आप लेके आते हैं और भारत को एज अ ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं. दैट इज FDI, विच इज ऑफ कोर्स जो हर कंट्री चाहती है, एस्पायर करती है. FPI क्या है? ऑफ कोर्स FPI भी आ जाए तो बढ़िया है, पर इसमें दिक्कत ये है कि जहाँ इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिला वहाँ चले जाते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था. लेकिन यही दोनों हमारे कैपिटल अकाउंट के लार्जेस्ट कंपोनेंट्स हैं. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स टू इंडिया रिकॉर्डेड नेट आउटफ्लोज इन. ओके, तो हमने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आप जानते हैं कि क्या होता है. इसमें हमने नेट आउटफ्लोज देखे हैं और एक साल पहले हम नेट इनफ्लोज देख रहे थे. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स तो यानी कि क्या है, कमर्शियल इसमें शब्द है, तो जो कंपनीज एक्सटर्नली बोरो करती हैं, अब्रॉड से जब कंपनीज कुछ बोरो करती हैं उसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कहते हैं. अभी इसमें हम आउटफ्लोज देख रहे हैं, एक साल पहले तक हम इनफ्लोज देख रहे थे. अब देखिए यहाँ पे आपको ये याद रखना है, मेजर FDI सोर्स क्या है इंडिया का? नंबर 1 पे सिंगापुर है. US लिखा हो, UAE लिखा हो, क्योंकि UAE में आपको लुभावित किया जा सकता है, गलत है. सिंगापुर नंबर 1 पे है. आपको ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए क्योंकि 4 ही तो देश लिखे हैं यहाँ पे. नंबर 1 सिंगापुर 37% ऑफ इंडियाज FDI. Number 2 is Mauritius 12.1%. Number 3 is UAE 11%. Number 4 is USA. Okay, 10%. ठीक है, तो टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट्स कौन कौन है अगर हम देखें, इंडिया नंबर 1 पे है 2022 में 100 बिलियन. हमारे बाद आता है मेक्सिको 60 बिलियन, फिर उसके बाद चाइना 51. इंडिया, मेक्सिको, चाइना, फिलीपींस 1 2 3 4, ये चारों आपको याद होने चाहिए. इंडिया, मेक्सिको, चाइना, फिलीपींस. तो देखिए अगर ये स्टेटमेंट आए कि चाइना से ऑलमोस्ट डबल रेमिटेंसेज हमने 2022 में अचीव किए हैं, तो देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट डबल ही है ना. तो फिलीपींस 38, इजिप्ट 32, फिर पाकिस्तान भी है, ये भी याद रखिएगा. देखिए इसमें ना टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट में ना कुछ कुछ जो हमारे नेबर्स हैं उसको याद रखिए. ठीक है, इजिप्ट वाले जो प्रेसिडेंट थे वो भी आए थे हमारे देश में रिपब्लिक डे पे, तो ये भी आपको देश पता होना चाहिए. ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट रिसिपिएंट भी है रेमिटेंस का. लेकिन पाकिस्तान भी यहाँ कहीं ना कहीं फिगर करता है 29 पे. ठीक है, फिर बांग्लादेश भी है. तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया आपको पता होना चाहिए. ऑल्दो नंबर 1 इज इंडिया, आई अगेन रिपीट. नंबर 2 इज मेक्सिको, नंबर 3 इज चाइना, नंबर 4 इज फिलीपींस, नंबर 5 इज इजिप्ट, नंबर 6 इज पाकिस्तान. ओके, अब देखिए एडिक्वेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो कन्वेंशनल अप्रोच क्या कहती है? 3 मेजर्स को यूज करना, रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू इंपोर्ट्स. अब देखिए क्या 3 मेजर्स है कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स जो हमारे पास है वो एडिक्वेट भी है कि नहीं है. देखिए आप पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहे हैं, उनके पास फॉरेक्स कितना है? उनके पास फॉरेक्स आई थिंक 1 हफ्ते या 10 दिन का, जिससे वो इंपोर्ट कर सके, बस उतना है. ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट कवर कहते हैं. ओके, कितना आपके पास फॉरेक्स है जिससे आप इंपोर्ट के लिए पे कर सकें. ओके, तो यही एडिक्वेसी बताता है ना. तो पहला यहाँ पे कन्वेंशनल अप्रोच में मेथड होता है रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू इंपोर्ट, यानी कि जो आपको फॉरेक्स है उसकी रेशियो क्या है इंपोर्ट से, कितना आप इंपोर्ट करते हो. ठीक है, टू मॉनेटरी एग्रीगेट्स, आपका फॉरेक्स का रेशियो टू मॉनेटरी एग्रीगेट्स. मॉनेटरी एग्रीगेट्स क्या होता है? मनी सप्लाई होता है, M0, M1, M2, M3. ठीक है, तो ये सब कुछ आपको याद आ रहा होगा. M4 वाला जो होता है मॉनेटरी एग्रीगेट्स. ओके, जो आप पढ़ते भी हैं, ब्रॉड मनी, नैरो मनी, तो इसका यानी कि M0, M1, M2, M4 का और ये फॉरेक्स का जो रेशो होता है. ठीक है, और एक और मेथड है मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल डेट. हमारा एक्सटर्नल डेट क्या है? हमने कितना ऑब्लिगेशन है पे बैक करने वाला इंपोर्ट्स का. पहली बात तो जो देखिए कहाँ कहाँ फॉरेक्स ने जाना होता है. ठीक है, फॉरेक्स ने बेसिकली यहाँ इंपोर्ट के लिए जाएगा, एक्सटर्नल डेट के लिए जाएगा, तो ये सब कुछ तो होगा ही. ट्रेडिशनल अप्रोच, द सिंपल रूल ऑफ थंब इज 3 मंथ्स. वेरी इंपॉर्टेंट आपकी प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से. सिंपल अगर हम देखें तो एक रूल है ट्रेडिशनली कि 3 महीने के इंपोर्ट पे करने के लिए आपके पास अगर आपका फॉरेक्स पड़ा है तो यू गुड, यू सेफ. या फिर आपका जितना भी शॉर्ट टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म डेट क्या होता है? 1 साल के अंदर अंदर जो पे करना है, आप उसको फुली बेसिकली पे कर सकते हैं आप अपने अभी प्रेजेंट फॉरेक्स से. गुड इनफ, यू हैव फुल कवर ऑफ शॉर्ट टर्म डेट.
सेफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखा है गाइडोटी ग्रीनस्पैन IMF रूल। तो ये क्या कहता है कि एक कंट्री के जो रिजर्व्स हैं शुड इक्वल शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट 1 year और लेस मेच्योरिटी, सजेस्टिंग ओके, तो वही सजेस्टिंग अ रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू शॉर्ट टर्म डेट ऑफ 1, यानी कि 1 रेशियो। 1 मतलब क्या होगा, जिसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है। तो जब आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्सटर्नल डेट और जो आपका फॉरेक्स पड़ा है वो सेम है, तो जो 1 आ रहा है वो मतलब यानी कि आप सेफ हैं। ये ग्रीनस्पैन IMF रूल कहता है। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व्स एज परसेंटेज ऑफ एनुअल इंपोर्ट्स। ठीक है, एडिक्वेसी ऑफ इंडियाज फॉरेक्स एज ए परसेंटेज ऑफ एनुअल इंपोर्ट, इंडिया कहाँ पे लाई करता है, ये हम यहाँ पे लाई करते हैं। तो हमें ये पता चल रहा है जितना हम Q4 में थे, Q3 ऑफ 2022 में इतना ही, Q4 ऑफ 2019 में। ठीक है, तो Q4 ऑफ 2019 में ब्राज़ील बहुत ऊपर था, अभी वो काफ़ी नीचे चला गया है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। चाइना देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्दो। एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज यानी कि आप वही जो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे $1 के लिए, जो ऑफ कोर्स मार्केट डिटरमाइंड होता है, ये तो आप जानते हैं। एक्सचेंज रेट इज मार्केट डिटरमाइंड, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट यूज्ड टू बी एट सम पॉइंट इन टाइम बट नाउ इट इजंट। तो यहाँ पे क्या है, RBI's एक्टिव रोल, द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपीज मार्केट डिटरमाइंड, जैसे कि मैंने बताया। As the RBI's intervention in the foreign exchange market is mainly to contain instances। देखिए हम fully exchange नहीं है, हम थोड़ा midway हैं हर चीज़ में, और वो अच्छा भी है। ठीक है, तो कभी कभी एक्सेसिव वॉलेटिलिटी हो जाती है ना, तो उसको कर्व करने के लिए RBI इंटरवीन करती है फॉरेक्स मार्केट में। तो क्या करती है RBI इंटरवीन करने के लिए, आप जानते हैं इन्फ्लेशन बड़ी ज़्यादा हो जाती है। नहीं, अगर डेप्रीसिएशन क्या, आप अपना स्टैटिक में पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि जब रुपी ही रुपी है पूरी मार्केट में, फॉरेक्स है नहीं है, डॉलर है नहीं है मार्केट में, तो क्या होगा, जब जिसकी कुछ ज़्यादा ही आप आसपास कुछ देखने लगते हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, रुपी की वैल्यू कम हो जाती है। तो फिर RBI क्या करता है, RBI डॉलर छोड़ता है मार्केट में और रुपी साथ कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि रुपी थोड़ा अप्रिशिएट हो जाती है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होने से बचा लेता है। तो ये कुछ इस तरह की एक्सेसिव वॉलेटिलिटी वाले केसेस में RBI डज इंटरवीन, ऑल्दो एक्सचेंज रेट इज कंप्लीटली market determined। okay, depreciation in 2022 INR has depreciated by 10.8%। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमारी वित्त मंत्री ने कहा था, यानी कि फिनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि भारत का रुपी नहीं डिक्लाइन हुआ है, यानी कि यूएस का डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, तो उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला। खैर, लीविंग दैट अपार्ट, पर कहीं ना कहीं यूएस का डॉलर बहुत अप्रिशिएट किया। यूएस का डॉलर अप्रिशिएटेड बाय 6.4% और हमारा डेप्रिशिएट हुआ है 10.8% से। तो देखिए जो यूरो है ना, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो यूरो है वो हमेशा ज़्यादा हुआ करता था। $1.2 इज इक्वल टू 1 यूरो हुआ करता था। पहली बार ऐसा हुआ कि 1.2 यूरो इज इक्वल टू $1 हो गया। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं रुपी काफ़ी डॉलर काफ़ी अप्रिशिएट किया था। ओके, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल में क्या इन्फ्लेशन आपने इसमें से माइनस नहीं की है, वो वाला इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया डेप्रिशिएटेड बाय 4.8%। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख ली। इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ बायलेटरल एक्सचेंज रेट्स ऑफ होम करेंसी विजावी करेंसी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, खैर हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, आई थिंक ये हमने डिस्कस की है पहली वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे के, पर फिर भी हम देख लेते हैं। ये एक ऐसा इंडेक्स है विच कंसिस्ट ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ बायलेटरल एक्सचेंज रेट्स ऑफ होम करेंसी विजावी करेंसीज ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स। अब देखिए हमारा यानी कि ट्रेड बास्केट जो है, ओके, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, किसके साथ हम सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगी उस वाले एक्सचेंज रेट को, रुपी का उस पर्टिकुलर करेंसी के कंपैरिजन वाला एक्सचेंज रेट। ऐसी ट्रेड बास्केट में जितने भी कंट्रीज हैं उनका वेटेड एवरेज लेके NEER नीर निकलता है। ठीक है, India's net international investment position in September 2022। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन क्या कहती है। वैल्यू एंड कॉम्पोजिशन ऑफ, इट इज अ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट दैट शोज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द वैल्यू एंड कॉम्पोजिशन ऑफ, let me read, I would explain to you. Financial assets of residents of an economy that are claim on non-residents and gold bullion held as reserve assets, liabilities of residents of an economy to non-residents। अब क्या है ये इतनी कहानी हमने जो पढ़ ली, इसका मतलब क्या है, ये शब्द क्या है, नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन।
हमारी इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट पोजीशन क्या है भारत की। तो ये बेसिकली हमारे देश की एक नेशन की बैलेंस शीट है। ओके, बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन में हमारी बैलेंस शीट है। कम बोले तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे नेशन के, हमारे भारत के, हम जब मैं भारत कह रही हूँ तो भारत का मतलब है भारतवासी, ठीक है। भारत के कितने भारतीयों के पास बेसिकली कितना फॉरेन एसेट्स है, ओके। तो ये, और क्योंकि बैलेंस शीट है तो इसमें वो भी एग्जिस्ट करता है कि बाहर वालों के हमारे यहाँ पे कितने एसेट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे एसेट्स, हमारे यहाँ वाले लोगों के फॉरेन एसेट्स कितने हैं, बाहर वालों के हमारे देश में कितने एसेट्स हैं, इसकी बैलेंस शीट को हम नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन कहते हैं। अच्छा, कहाँ हम खड़े हैं इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, नेट IIP एंड एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं नेट IIP 2017 में यहाँ थी, 2018 में दिस, 2019, फिर उसके बाद डिक्लाइन दिस, फिर उसके बाद यू सी द ग्राफ हियर, ठीक है, नेट IIP टू GDP, ओके। तो ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद एसेट लाइबिलिटी रेशो भी, दिस इज हाउ इट गोज, ओके। एक्सटर्नल डेट सिचुएशन, शॉर्ट टर्म डेट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, ओके। तो देखिए यहाँ पे है जो रेड वाला है, दिस इज शॉर्ट टर्म डेट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। जो ब्लू वाला है, इट इज टोटल एक्सटर्नल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डेट। तो अगर हम इंडिया के केस में देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डेट, मैंने शॉर्ट टर्म डेट भी नहीं बोला, ठीक है, तो वो बेसिकली 97% है, विच इज गुड, ओके। अगर हम देखें शॉर्ट टर्म डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डेट कितना है हमारा, सिर्फ 19%, विच इज गुड। हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बहुत कम है, ठीक है। तो टोटल एक्सटर्नल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ GNI कितना है हमारा, 20%, विच इज अगेन गुड, बहुत कम है, मैनेजेबल है, ठीक है। तो हमारा फॉरेक्स इज गुड। अगर हम बाकी कंट्रीज को देखें, चाइना के केस में कुछ ज़्यादा ही फॉरेक्स है, 123। अगर आपके प्रेलिम्स में आ जाए कि चाइना के पास सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डेट, दैट इज ट्रू, ओके। 123 डेट का 23% और है यहाँ पे, आप समझ रहे हैं, राइट। तो ये चीज़, हम थोड़ा शॉर्ट है 3% से, ओके। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। जो चाइना के केस में टोटल एक्सटर्नल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ GNI है वो भी बहुत कम है, और ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, बट नॉनदलेस, ओके। एक और यहाँ पे रशियन फेडरेशन का भी आप देख सकते हैं, उनकी जो दुनिया समझती है पोजीशन उतनी खराब नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डेट इट्स गुड, 103, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। और ये हमने देख लिया एक्सटर्नल डेट सिचुएशन। एक्सटर्नल डेट सिचुएशन, डेट टू GDP रेशो, एक्सटर्नल डेट एज अ रेशो टू GDP फेल टू 19.2%, ओके। तो हमारी 20.3% हुआ करती थी एक साल पहले एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशो, यानी कि हमारा एक्सटर्नल डेट कम हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा करेंसी रिस्क, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा इकोनॉमिक सर्वे के, वो कम है। करेंसी रिस्क जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है। क्योंकि वॉलेटिलिटी, करेंसी कितनी बढ़ गई कम हो गई हमको क्या पता, तो वो रिस्क चला जाता है। तो ये चीज़, about 97% of short-term debt is in the form of trade credit to finance imports, and hence the rise in short-term debt is stability friendly। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा शॉर्ट टर्म डेट है, तो ये आपने देखा शॉर्ट टर्म डेट 19 वाला, ठीक है, 19% ऑफ द टोटल डेट हमारा शॉर्ट टर्म डेट है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म डेट का भी 97% जो क्या है वो कहाँ पे जा रहा है, ट्रेड क्रेडिट जो हमने इंपोर्ट्स को फिनेंस करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि हम बहुत सारे इंपोर्ट्स भी तो ऐसे करते हैं कि वो रॉ मटेरियल है या इंटरमीडिएट है, उससे हमने यहाँ फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो उसको, उस पर भी तो हमको कुछ हेल्प करना ही है ना प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि वो बाद में एक्सपोर्ट करेंगे इसको, है ना। क्रूशल इंपोर्ट्स हैं ऐसे कुछ बहुत सारे, है ना। तो या फिर कुछ क्रूशल और भी इंपोर्ट्स है जिनको एक्सपोर्ट ना भी करने पर क्रूशल है। तो इस तरह के ट्रेड क्रेडिट के लिए बेसिकली हमारा शॉर्ट टर्म डेट है 97%। तो ये जो शॉर्ट टर्म डेट है स्टेबिलिटी फ्रेंडली है, क्योंकि इन्होंने एक्सपोर्ट कर ही देना है मोस्टली सबने, और फिर हमको प्रॉफिट होएगा ही होएगा, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, 50%, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज डेट इज, एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन US डॉलर। फिर उसके बाद फॉलोड बाय इंडियन रुपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पे इंडियन रुपी पे ही हमारा डेट है। एक्सटर्नल डेट की बात करें, हमारी एक्सटर्नल मसाला बॉन्ड्स, इस तरह के अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो, ठीक है। सॉवरेन एक्सटर्नल डेट, सॉवरेन एक्सटर्नल यानी कि सरकार ने बाहर से कितना पैसा लिया हुआ है, इट इज decreasing by 5.7% over
द लेवल अ ईयर अगो। एक साल पहले जितना हमारा सॉवरेन डेट था, नेशनल डेट था, उससे अब हम 5.7% कम है। ठीक है, बजट क्या कहता है? एलोकेशन फॉर की एक्सपोर्ट बूस्टिंग स्कीम्स, ठीक है, इन सब के लिए जो हमने ऊपर पढ़ा ना, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, रोड टैप, इन सब के लिए काफ़ी अच्छा एलोकेशन हुआ है बजट में, बस यही लिखा है यहाँ पे। अब देखिए, अगर हम देखें तो हाईएस्ट टू लोएस्ट एफडीआई नंबर 1 पे कौन था? सिंगापुर 3, ओके, ये यहाँ पे 3, फिर उसके बाद नंबर 2 पे था मॉरिशस, तो 3-1, नंबर 3 पे था यूएई 3-1-2-4, ठीक है, 3-1-2-4, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन? मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी थी? यूएसए। Consider the following statements regarding the India's external debt. US dollar denominated debt is the largest component with a share of more than 50%. Yes, we just saw more than 50%. External debt as a ratio of GDP rose. No, it declined. ओके, फ्रॉम 20.3% टू 19.2%। तो हमारा करेंसी रिस्क कम हुआ है पिछले एक साल में। तो ओनली वन इज ट्रू। सॉवरेन डेट इज द डेट दैट अ कंट्री ओज टू इट्स बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक क्रेडिटर्स। ओके, यस, सॉवरेन डेट, नेशनल डेट में तो बाहर वाला डेट भी आता है, इंटरनल भी डेट आता है, चाहे वो बैंक से लें आप, चाहे वो जनता से लें। इंडिया सॉवरेन एक्सटर्नल डेट हैज डिक्रीज्ड टू द लेवल ऑफ 10% ओवर लास्ट 1 ईयर। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। India's sovereign external debt has decreased to the level of 10% over the last 1 year. Decreased to the level है क्या? Okay, ये तो it is not mentioned here. So you will have to of course look for this one. Okay, तो ये आपको देखना पड़ेगा. Okay, consider the following statements regarding FTA. FTA से रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट्स लिखी है यहाँ पे? दे आर इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल टू अ कंट्री फॉर लीवरेजिंग। यस, दिस इज एग्जैक्टली जो WTO डिफाइन करता है जैसे FTA को। इंडिया हैज सो फार कॉन्क्लूडेड FTAs। नो, अभी हमने देखा 13 के करीब आई थिंक देश हैं, 6 PTAs हमने साइन किए हैं, तो ओनली वन इज ट्रू। ठीक है, तो ये चीज़, इंडिया सॉवरेन एक्सटर्नल डेट हैज डिक्रीज टू द लेवल ऑफ 10% ओवर। Oh no, it has decreased by 5.2%, तो मे बी इसका 1 ही आंसर है, बट आई वुड क्रॉस चेक एंड टेल यू। India recorded a SCAD of more than 5% of GDP for the April-September 2022. Okay, गलत। Net services receipts have decreased primarily. अरे receipts तो increase हुई हैं हमने, बल्कि primarily on the account of poor computer, good computer and business services receipts। तो हमने ये receipt किया है, ठीक है, तो this is wrong and this is again wrong. Okay, कैड है हमारा, अभी देखा हमने 3%, 3.3% है कैड, दिस इज रॉन्ग। अब हम देखते हैं चैप्टर 12। ओके, अब देखिए, इससे पहले कि हम डिस्कस करें, लेट मी जस्ट गो टू द क्वेश्चंस। ओके, कीपिंग इन व्यू द को रिलेशन बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में क्या ताल्लुकात हैं। ओके, इसीलिए सरकार ने, क्योंकि उनको भी पता है ये रिश्ता क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का, काफ़ी रिफॉर्म्स लिए हैं फिजिकल, डिजिटल, रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ रीसेंट टाइम्स में, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? बहुत सारे एफर्ट्स हमने लिए लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन इकोनॉमी के, लेकिन इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं। In this context, discuss the role of National Logistics Policy 2022 कि कैसे जो ये लॉजिस्टिक सेक्टर में अभी भी जो गैप्स रह गए हैं, इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, तो बहुत ध्यान से हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ। देखिए, एज इट इज आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वुड टुगेदर लिफ्ट द ग्रोथ। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, पिछले 75 ईयर्स में, तो देखिए अब यूजुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्योंकि 8 साल ही हर जगह मेंशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इससे पहली सरकारों को भी क्रेडिट दिया गया है और बोला गया कि पिछले पिछले 75 ईयर्स में इंडिपेंडेंस से अभी तक जितने भी हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक कंसिस्टेंट ग्रोथ कर्व पे मूव की है। ठीक है, और फिर उन्होंने काफ़ी सारे एसेट्स बिल्ड किए हैं और जो भी नेशन को चाहिए थे अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो
हाउसिंग हो, कमर्शियल डेवलपमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। गवर्नमेंट्स विजन एंड अप्रोचेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि सरकार का, देखिए पीपीपी मॉडल्स आप जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं भी आए तो पीपीपी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। उसमें बॉट क्या है, ठीक है, बूट क्या है, टॉट क्या है, रॉट क्या है, ये अब आप अपने उसमें पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। आई वुडंट गो इनटू इट क्योंकि यहाँ पे इसका कोई मतलब है भी नहीं है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है इसमें। ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ये बहुत वाइटल है क्योंकि सरकार को भी पता है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा पोटेंशियल है और उसको हमें बस चैनलाइज करना है, ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी भी है जो एग्जिस्ट करती है। इट इज द एपेक्स बॉडी जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स को, सेंट्रल सेक्टर के पीपीपी प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देती है, सही है कि नहीं, पोटेंशियल क्या है, जिस जगह पे बन रहा है वो सही है कि नहीं, कितने समय में बनेगा, क्या क्वालिटी है, ये सब कुछ ये एपेक्स बॉडी करती है। ओके, तो यू शुड मेंशन इट, पीपीपीएसी। ओके, और काफ़ी गाइडलाइंस, पूरा हमारे पास स्ट्रीमलाइंड मैकेनिज्म है कि कैसे स्पीडी वे में अप्रेजल मिल सकता है पीपीपी प्रोजेक्ट्स को। वायबिलिटी गैप फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग का एक सिंपल सा रैशनल है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2006 में लॉन्च किया था। रैशनल क्या है कि देखिए कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिसमें ऐसा क्या है, वो ज़रूरी बहुत है लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि देखिए रिस्क बहुत है ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, कब जाके बनेंगे, फिर उसका प्रॉफिट कब आना शुरू होगा, जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, कब आपने चीज़ को बनाया और कब उससे प्रॉफिट आना शुरू होगा, उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो फिर, और बनाने में भी बहुत पैसा लग रहा है, तो इसीलिए उसको इकोनॉमिकली वायबल बनाने के लिए वो फंड करता है। बीच में जो गैप रह गया है, जितना पैसा नहीं जमा हो पा रहा है या जो भी दिक्कत आ रही है, वो सरकार आके उसकी फंडिंग करती है। 2006 में इसे लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत क्या होता है, इकोनॉमिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में गेट अप टू 40% ऑफ द केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वीजीएफ ग्रांट के रूप में मिलता है। वीजीएफ ग्रांट के रूप में मिलता है 40% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन ऑफकोर्स इसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। ओके, और सोशल सेक्टर का वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, तब तो और इससे भी ज़्यादा मिलेगा आपको, 40% से भी ज़्यादा केपेक्स कंट्रीब्यूट किया जाता है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, अब देखिए क्या है ना कि इस चैप्टर में कुछ कुछ बहुत एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बहुत डिटेल में इससे पहले वाले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पहले पाइपलाइन भी इससे पहले वाले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बस हम इसको सॉर्ट ऑफ रिवाइज करेंगे और बस सुनेंगे ताकि आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए, क्योंकि इसमें सच में कुछ समझाने वाला बहुत है नहीं। ओके, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम, इट एम्स टू डेवलप। ओके, तो ये देखिए जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम है, IIPDF, ये इसका एम क्या है, ताकि हम क्वालिटी पीपीपी प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकें, फंडिंग सपोर्ट इसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाय प्रोजेक्ट। ओके, 2023 से 2025, अब ये स्कीम आपके लिए बहुत नई हो सकती है, IIPDF क्यों, अच्छा यहाँ पे कुछ समझाने वाला है। ओके फाइन, तो इसको 2007 में इस पर्टिकुलर स्कीम को लाया गया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो है ना यूजुअली सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, ठीक, यूजुअली कहा है मैंने। तो इसमें क्या है कि इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, जैसे कि आप यहाँ शब्द पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज़ का कुछ रोल है और फंडिंग सपोर्ट भी इन्हीं को दिया जाता है। तो कैसे वर्क करती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए क्या है ना, यहाँ पे एक स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी है। ओके, स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी को कुछ सपोर्ट करके क्या किया जाता है, उनको इतना एनेबल किया जाता है कि वो क्रिएट कर सकें और बना सकें और एम्पावर कर सकें अपने एक पीपीपी सेल को, क्योंकि उनका ये जो पीपीपी सेल है, इट वुड अंडरटेक अ पीपीपी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ओके, और ये बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड, ये पीपीपी सेल को, ताकि ये स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी बना सके और फिर कैसे वो प्रोजेक्ट को डेवलप करना है उसको सब कुछ टास्क ले सके, तो इसीलिए फाइनेंशियल सपोर्ट हमने स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी को प्रोवाइड करना है। अब ये आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो फंड है ना, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, ये फंड कंट्रीब्यूट करता है जितना भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे एक्सपेंस लगेगा उसका 75% टू द स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी, क्योंकि स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी ने बनाना है ये प्रोजेक्ट, ठीक है, एज एन इंटरेस्ट फ्री लोन, नॉट एज अ ग्रांट। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं भरना, 75% ऑफ द जो प्रोजेक्ट पे पैसा लगना है
वो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन के माध्यम में दे रहे हैं, ठीक है। और बचा 25%, उसका क्या होगा? 25% जो बचा है वो को फंड किया जाता है स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी द्वारा, ठीक है। इस फंड और सरकार और यानी कि जो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी है वो मिलकर इसे को फंड करते हैं 25% बचे हुए को। जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है ये पूरा प्रोजेक्ट और फिर इसके लिए बिड किया जाता है, ऑफ कोर्स बिडिंग प्रोसेस होता है। तो जब बिडिंग प्रोसेस होता है जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का पूरा एक्सपेंडिचर है उसे रिकवर करने की कोशिश की जाती है सक्सेसफुल बिडर के माध्यम से, ऑफ कोर्स उससे पैसा लेके। लेकिन बाय चांस ये बिड फेल हो जाए, ठीक है, हो ही ना पाए, कुछ भी हो जाए, उस तरह का एक्सपेंस हम नहीं ले पाए, तो जो लोन दिया था 75% उसे ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं सच में एक बहुत अच्छी स्कीम है, काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प प्रोवाइड की गई है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है? अब आप ये जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड ₹111 लाख करोड़ ड्यूरिंग 20 to 25 टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। इसमें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दोनों ही हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड NIP इज होस्टेड ऑन द, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खैर अभी मैंने जस्ट अभी बोला कि कुछ समझाने वाला नहीं है, पर कुछ एक दो चीज़ें बस, ये आई थिंक लास्ट ही है जो समझाने वाला है। इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड में, अच्छा, जो NIP है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है ये होस्ट होता है कहाँ पे? इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड प्लेटफॉर्म पे, ओके। And it provides opportunities for states, UTs and ministries to collate all major infrastructure projects at single location। तो ये क्या है? ये ग्रिड क्या होता है? ये ग्रिड आप कह सकते हैं एक पोर्टल है, इंटरैक्टिव और डायनामिक नेशनल वेब पोर्टल है, ठीक है। इसमें क्या है, जितने भी इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स है ना, जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है भारत में, जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स है, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, जो भी, उस पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इस पोर्टल पे, ठीक है। तो इससे क्या है, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं दे गेट टू व्यू, and if say they're interested they register their interest on the portal। so this यहीं पे इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड पे ही NIP होस्ट किया जाएगा, ओके। तो इट इज़ अ पाइपलाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ना, 111 करोड़ रुपए इसी के लिए दिए जा रहे हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप, it ensures fast tracking of approvals or clearances for project with an anticipated investment of ₹500 crore and above, ठीक है। तो फास्ट ट्रैकिंग होना चाहिए अप्रूवल और क्लियरेंसेस उन प्रोजेक्ट्स के लिए जहाँ पे एंटिसिपेटेड इन्वेस्टमेंट होगी 500 करोड़ या उससे ज़्यादा की, ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप करेगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, मोनेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब है जो चीज़ अभी तक आपको कोई पैसा नहीं दे रही वो पैसा देना शुरू हो जाए। जैसे आपका कोई ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट पड़ा है, या फिर आप सपोज कीजिए आपको खाली एक ऐसी कोई जगह पड़ी हुई थी, उस पर कुछ नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने बेचा नहीं उसको, आपने लीज पे दे दिया। आपने कहा मिस्टर प्राइवेट सेक्टर यू कम हियर, यू डू वट एवर यू डू वॉन्ट टू डू, आप इसका रेंट बस हमें देते रहिएगा, प्रॉफिट जो भी शेयरिंग वगैरह कुछ जो हम अग्री करेंगे, बाकी जो आपको प्रॉफिट है वो कमाओ, आपने जो काम करना है करो यहाँ आके, ठीक है। इसे हम मोनेटाइजेशन, जो कुछ भी नहीं था उसको आपने एटलीस्ट उसको ऑपरेशनल और फंक्शनल तो बना दिया। तो ये चीज़ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन करने की कोशिश करती है। It is the opportunity for deleveraging balance sheets and providing fiscal space। deleveraging का मतलब क्या होता है? ये आप अडानी के केस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर भी टाइम टू टाइम आई कीप ऑन इवोकिंग दीज थिंग्स ताकि आप भूलें ना। तो डीलेवराज का मतलब है कि आपका जो डेट लिया हुआ है आपने उसे कम करना। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग दैट एंड प्रोवाइडिंग फिजिकल स्पेस फॉर, क्योंकि ऑफकोर्स डेट जो है, सोचिए आप अगर आपको यहाँ से जो चीज़ कुछ नहीं आपको दे रही थी और आपके पास डेट भी लिया हुआ है, आपने वो वापस भी करना है, तो एक वहाँ से पैसा आ जाएगा, कुछ मोनेटाइज हो गया तो अच्छा ही है ना, ओके। एंड प्रोवाइडिंग फिजिकल स्पेस टू इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। इट एस्टिमेट्स मोनेटाइजेशन पोटेंशियल कितना होने वाला है, 6 लाख करोड़ का 2020 से 25 के बीच में। लिमिटेड पीरियड, ओके, लिमिटेड पीरियड लाइसेंस होगा, लीज ऑफ एन एसेट होगा, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ओनरशिप वहीं रहेगी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक यानी कि सरकार के पास, ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, अब देखिए सब कुछ हम मेंशन करेंगे, ऑफ कोर्स यही सब कुछ तो हुआ है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, NIP हुआ है, NMP हुआ है, PPP मॉडल्स हैं, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम है, IIPDF, फिर साथ में हमने अभी वायबिलिटी गैप फंडिंग देखा, ये सब कुछ तो आप लिखेंगे क्या हुआ है, और यही सब कुछ तो हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था एग्जैक्टली जो हमने अभी देखा था 14 to 18% हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, अब हमें से 8% लेके जाना है। लॉजिस्टिक्स आप जानते हैं, हम बहुत बार देख भी चुके हैं, लॉजिस्टिक्स मतलब पूरा प्रोसेस जो ओरिजिन से लेके एक प्रोडक्ट के
कंजम्पशन तक होता है। कंजम्पशन या आप रिटेल कह लीजिए, चलिए ठीक है। तो आपने कहीं से ओरिजिनेट हुआ तो फिर आपने क्या किया, उसको हार्वेस्ट करके कहीं रखा होगा, उसको ट्रांसपोर्ट किया होगा, फिर कहीं पे जाके वो प्रोसेस हुआ होगा। तो इसका सब कुछ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिटेलिंग, होल सेलिंग, ये सब कुछ जो आता है वो लॉजिस्टिक्स में आता है। इसमें ट्रांसपोर्ट में अब रोड ही सही नहीं बनी हुई है ना, रोड सही नहीं है, जो फिर आपको लंबा रूट लेके जाना पड़ रहा है, जो 2 घंटे में हो सकता है वो 10 घंटे में हो रहा है। गलत है ना, घटिया लॉजिस्टिक्स। तो यही तो हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इसकी आई है 2022 की। ओके, क्या है इनिशिएटिव्स फॉर रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। तो यहाँ देखिए, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, ठीक है, गुड इनफ। इसको अभी जो कृषि उड़ान है वो भी एक अच्छी चीज़ थी। ओके, भारतमाला, गुड रोड, गुड हाईवेज, सागरमाला, ठीक है, आप जानते हैं, पोर्ट्स, गुड पोर्ट्स, कनेक्टिविटी, है ना, नेशनल रेल प्लान, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग नहीं करता है रिलीज, ठीक है, नीति आयोग ऑप्शन हो तो हर चीज़ में नीति आयोग आंसर नहीं होता। ओके, प्रोसेस रिफॉर्म्स, इंडियन प्रोसेस भी तो स्ट्रीमलाइन कीजिए। 36 जगहों पे अलग कुछ कुछ लिखा हुआ है, समझ कुछ आए ना इंसान को। इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे, ई संचित बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड। ओके, फोकस एरिया क्या है एनएलपी का, टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड, इंटीग्रेटेड, कॉस्ट एफिशिएंट, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल एंड ट्रस्टेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बनाना है, जिससे हमारे जो इंडियन गुड्स है वो कंपेटिटिव उभर के आए। जब टाइम कम लग रहा है, कॉस्ट कम लग रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो बाहर ये कल को गुड्स एक्सपोर्ट होंगे तो कम कॉस्ट में बिकेंगे ना। हमारा लॉजिस्टिक ही इतना ज़्यादा पैसा खा जाता है कि बाहर हमारे इंडियन गुड्स महंगे दिखते हैं सबको, है ना। अब देखिए, ऐसा आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए, क्यों इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। इंडियन मार्केट में ही आप ले लीजिए, है ना, हम बहुत बार कहते हैं इंडिया का प्रोडक्ट है महंगा ज़रूर है पर चलेगा, चाइनीज़ प्रोडक्ट है सस्ता है। तो चाइना के केस में लॉजिस्टिक्स बहुत कम है, ऑल्दो काम चलाऊ चीज़ें भी यूज़ कर लेते हैं, बट आई होप यू गेट माई पॉइंट कि हमारा लॉजिस्टिक्स बहुत पैसा ले रहा है, इस वजह से हमारे गुड्स कंपेटिटिव नहीं है, महंगे हैं काफ़ी, ठीक है। The policy will be implemented through a comprehensive logistics action plan, क्लैप होगा एक, क्लैप, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान, जिसके माध्यम से ये पूरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी। ओके, ग्लोबली जो स्टैंडर्ड्स है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस वेयर हाउसिंग में, मल्टी मॉडल, डिजिटल इंटीग्रेशन में, ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, स्किल एनहांसमेंट में, वो सब कुछ हम लागू करेंगे। अब देखिए, लीड्स इंडेक्स 2022 लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये किस पे निर्धारित है, जो मेथडोलॉजी वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स करता है, उसी मेथडोलॉजी पे हमने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये निकालना शुरू किया, ठीक है। इसने अडॉप्ट किया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ग्रेडिंग, कोस्टल स्टेट्स के लिए अलग होता है, ठीक है, अलग तरह से बेसिकली आप निकालेंगे, उनका ग्रुप अलग है। कोस्टल स्टेट्स में नंबर 1 पे कौन आ रहा है, हिंटरलैंड या लैंड लॉक स्टेट जिसके आसपास कुछ नहीं है, लैंड ही लैंड है, बीच, बिल्कुल बीच वाली जो लैंड्स हैं, ठीक है, उसमें नंबर 1 पे कौन आ रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन आ रहा है और यूटीज में कौन आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 कैटेगरीज और 4 क्लासिफिकेशन। ओके, परफॉर्मेंस क्या है, अचीवर्स कौन होते हैं, अचीवर्स जिनका जो स्कोर है 90% या उससे ज़्यादा है। फास्ट मूवर्स कौन है, 80 to 90% वाले। एस्पायरर्स कौन है, बिलो 80% वाले, 90% या उससे ज़्यादा, 80 to 90%, उससे भी कम, बिलो 80%, ठीक है। तो अचीवर्स में अगर हम देखें, लॉजिस्टिक्स अभी कहाँ पे आ रहा है सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में अच्छा आ रहा है, तमिलनाडु में अच्छा आ रहा है, तमिलनाडु तो बहुत अच्छा है ही खैर, ठीक है, इस स्टेज में बहुत ज़्यादा, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड, फिर 80 to 90% फास्ट मूवर्स कौन है, केरला, सिक्किम, ये सब कुछ देख सकते हैं। एस्पायरर्स में गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, नागालैंड, लद्दाख भी है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश भी है, लक्षद्वीप भी है। पीएम गति शक्ति, ये तो लिखो है, अरे मतलब ये तो आंसर आपका बहुत आसान बना देता है, आप इतना सुन चुके हैं। पीएम गति शक्ति, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, है ना, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ये 6 पॉइंट तो आपके 6-7 यहीं बन जाते हैं। तो आंसर तो बहुत आसान हो गया अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो। ओके, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2021, ये कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है। देखिए, होना इससे बस एक चीज़ है, इंटीग्रेशन हो जानी है। बहुत सारे आप जानते हैं 36 जगहों से डॉक्यूमेंटेशन, इतनी सारी आपने अथॉरिटाइजेशन के, यहाँ से भी आपको परमिट चाहिए, वहाँ से भी परमिट चाहिए, है ना। एक प्रोजेक्ट चालू होना है और उस प्रोजेक्ट ने फॉर एग्जांपल जहाँ बनना है उसमें रोड मिनिस्ट्री का भी कुछ काम है, उसमें शिपिंग मिनिस्ट्री का भी कुछ काम है, उसमें यानी कि हाईवे मिनिस्ट्री जो पहला था, या फिर
से उसमें कुछ और भी किसी और का भी कोई काम है, रेलवे का भी काम है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे क्यों? जो प्रोजेक्ट का स्टेटस है आप बताएंगे, हाँ जी बताइए, मैं रोड मिनिस्ट्री हूँ, हाईवे मिनिस्ट्री हूँ, शिपिंग मिनिस्ट्री वाले के यहाँ तक आपका क्या काम हुआ है? अरे तो ऑनलाइन देख लो, सब कुछ अवेलेबल है, हो जाएगा गति शक्ति के माध्यम से, ठीक है। तो जो स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही सब कोऑर्डिनेट कर लेंगे सारी मिनिस्ट्रीज, तो इससे क्या होगा, चीज़ें टाइम कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। इतनी परमिट्स लेते लेते ही इतना पैसा लग जाता है कि जो कल प्रोजेक्ट 20 रुपए में बन जाना था, 60 रुपए लगेंगे उसको, क्योंकि कल बन जाना था तो रॉ मटेरियल सस्ता था, आपने इतने 36 यहाँ साइन करवाओ वहाँ साइन करवाओ, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे 7 इंजन हैं, अगर आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट लिखी हो और आपको लगे नंबर तो यूजुअली रॉन्ग ही होता है, तो 7 इंजन हैं, एटलीस्ट पीएम गति शक्ति तो पढ़ ही लीजिए, है ना। तो 7 इंजन होने वाले हैं इन दी NIP विल बी अलाइन। तो 7 इंजन बेसिकली NIP के हैं, वो जो हमने ऊपर अभी देखे थे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के, उसको बेसिकली अलाइन किया जाने वाला है पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क में भी, वही प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पे भी, ठीक है। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आई अगेन रिपीट, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, मेजर इनिशिएटिव्स क्या होने वाले हैं इंडियन रेलवेज के, क्या हुए हैं अभी तक। रेलवेज पे तो सवाल आ चुका है, इस साल सवाल आना काफ़ी कम पॉसिबल है, पर कुछ पता नहीं है। स्टिल किसान रेल ट्रेन बहुत ही अच्छा, आई थिंक दिस इज जो आपको याद रखना भी आसान हो सकता है, किसान रेल ट्रेन्स, फ्रीट कॉरिडोर, अगर आपको याद हो, ठीक है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर भी है यहाँ पे, DFC प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद गति शक्ति मल्टाई मोडल कार्गो टर्मिनल GCT, इंडक्शन ऑफ सेमी हाई स्पीड वंदे भारत लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लिखिए, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी लिखिए। हाइपर लूप क्या है? अल्ट्रा हाई स्पीड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आप देखते हैं ना, वो एक कुछ कवर किया होता है पूरा एकदम सर्कुलरली, एक ट्यूब सी होती है, उसमें चली जाएगी, बिल्कुल ही 1 सेकेंड आपने देखा और वहाँ पहुंची, पता भी नहीं चला, मेट्रो सोट ऑफ, ठीक है, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा जो टच भी नहीं करता है एक्चुअली नीचे वाले यू नो जो भी उसका ट्रैक होता है उसको, ठीक है। तो दिस इज हाइपर लूप इन विच पैसेंजर्स ट्रैवल इन ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक पॉड्स, वही जो ट्यूब मैं आपको बता रही हूँ, इट इज एन इलेक्ट्रिक पॉड ओनली एट 600+ माइल्स पर आवर, विच इज ह्यूज, ठीक है। तो इस पे काम भी चल रहा है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट 2015, ये आप कुछ कुछ लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स अपने रूप में। टेक सपोर्ट, अब देखिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान हैज बीन इंट्रोड्यूस, GIS बेस्ड एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट प्लेटफॉर्म ये होगा, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। डेवलपमेंट्स इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में क्या डेवलपमेंट हुई है? रोड ट्रांसपोर्ट में मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है भारत का? रोड, ओके, एंड कनेक्टिविटी फॉर द कंट्रीज डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। तो हमारे यहाँ पे 2022 में 10,457 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज या रोड्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। 2016 को अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो केवल 6,000 किलोमीटर के करीब, तो काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट हाईवेज और रोड्स में, तो वी आर एक्चुअली डूइंग वेरी वेरी गुड। रेलवेज, रेलवेज आप जानते हैं इंडिया की लाइफलाइन है, इसी ने नेशनल इंटीग्रेशन का काम पूरा किया था जब आज़ाद भी नहीं हुए थे हम, ठीक है, इसी ने हमें एकजुट करने में भी कहीं ना कहीं हेल्प किया था, ऑल्दो ब्रिटिशर्स का तो कोई और ही मकसद था रेलवेज को बनाने का, पर ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो इट इज़ द 4th लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड अंडर सिंगल मैनेजमेंट, ठीक है। भारत की जो रेल नेटवर्क है 4th लार्जेस्ट है, 1 नहीं है, नंबर 1 नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूज पोटेंशियल ऑफ सिविल एविएशन, तो सिविल एविएशन में हमने रिकवरी देखी है 2022 में, क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक सेक्टर, अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा हो 2022 में रिकवरी देखिए, मेनली ड्यू टू एक्सटर्नल सेक्टर, नो डोमेस्टिक सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर फ्लाइट ज़्यादा हुई हैं, लोग गोवा कश्मीर ज़्यादा गए हैं, ठीक है, जस्ट टू रिमेंबर। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं सिविल एविएशन में, पहले देख लेते हैं पोटेंशियल क्यों अच्छा है सिविल एविएशन। सिविल एविएशन पे क्वेश्चन आना बहुत प्रॉबेबल है, गिवन द फैक्ट एयर इंडिया इतनी बड़ी उन्होंने डील साइन की है पैसेंजर एयरक्राफ्ट की। फिर उसके बाद और क्यों इंपॉर्टेंट है, एयर इंडिया में रिसेंटली कुछ तरह के केसेस ऐसे आए हैं जो सिविल एविएशन की गाइडलाइंस, कोड ऑफ एथिक्स और क्या उसका स्कोप है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है उस पर, सिविल एविएशन तैयार करके जाइए, ठीक है। सिविल एविएशन का पोटेंशियल क्यों अच्छा है भारत के, क्योंकि काफ़ी ग्रोइंग डिमांड, हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास बढ़ती जा रही है ना,
मिडिल क्लास बढ़ती जा रही है, तो मिडिल क्लास की ग्रोइंग डिमांड है घूमने फिरने की, सबको व्लॉगिंग करनी है, सबको घूमना है, ठीक है, जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल, जस्ट टू रिमेंबर थिंग्स, ओके। नंबर 2, ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड टूरिज्म, ओके, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के साथ साथ टूरिज्म, है ना, पर्यटन। नंबर 3, हाई डिस्पोज, अब देखिए जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सारे मंत्री जो हैं अभी, वो इतना एम्फोसिस देते हैं टूरिज्म पे, देखो अपना देश, है ना, तो आप समझ रहे हैं, भारत दर्शन और ये सारी चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली सबके दिल में आता है कि ओके भारत तो देखेंगे अपना। तो ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड टूरिज्म, हायर डिस्पोजेबल इनकम्स, तो अगेन क्योंकि मिडिल क्लास बढ़ रही है ना, जो पावर्टी लाइन से नीचे थे वो ऊपर आ रहे हैं, तो हायर डिस्पोजेबल इनकम्स हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो ट्रिकल डाउन तो हो ही रहा है। फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं, यंग लोग ज़्यादा हैं तो घूमेंगे फिरेंगे ज़्यादा ना, लेजर, ओके, सेविंग्स कम, ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना दिया है, ओके। तो ये चीज़, अब देखिए इनिशिएटिव्स अगर हम देख लें, उड़ान सबसे पहले तो ये लिख दीजिए, उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए लाया गया था इसे, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में, okay, between tier 2 and tier 3 cities, promoting connectivity to unserved and undeserved airports. The government has also accorded in principle approval for the setting up of 21 greenfield airports in the country from scratch. नए 21 और एयरपोर्ट्स बनने हैं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया है। पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है द मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल, अब द मोस्ट क्या होता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरनेशनल ट्रेड मेनली, 90% of international trade cargo by volume and 79.9% by value, ठीक है, वॉल्यूम का 90%, वैल्यू का 80% के करीब कहाँ से हो रहा है, पोर्ट से हो रहा है, शिपिंग के माध्यम से, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। Capacity of major ports increased from 87.15 million tons per annum 2014 की अगर हम बात करें to 1534.9 MTPA, तो which is huge, which is great, almost double, ओके। तो ये चीज़, अब यहाँ पे क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पोर्ट की कैपेसिटी बूस्ट करने के लिए, पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम PCS हैज़ डिजिटाइज्ड प्रोसेसेस जैसे ई इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑर्डर, EDO जिसे हम कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। अब देखिए ये क्या है, दिस सोल्यूशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एट ऑल मेजर पोर्ट्स टू एनेबल सीमलेस मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक अक्रॉस पोर्ट गेट्स, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, आइडेंटिफिकेशन के लिए रेडिएशन यूज करके, ठीक है, सारे मेजर पोर्ट्स में आप देखते हैं, ताकि जो मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक है उसमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, बार बार रोक रोक के चेक करने वाला, जो आइडेंटिफाई कर लिया जब, ठीक है, तो RFID, नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन, NLP मरीन, ठीक है, तो ये भी हम अभी देखेंगे आई थिंक आगे, National Logistics Portal Marine, आगे I think this would come somewhere, it must, let's see, inland water transport, this is very important, क्योंकि देखिए क्या है ना कि भारत में बहुत सारे वाटरवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज हैं, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है, और वो नेविगेबल कितने हैं ये आपके लिए डेटा जानना इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें नेविगेबल लेंथ, तो टोटल नेविगेबल लेंथ वाटरवेज की जिस पे आप बोट के माध्यम से जहाँ तक जा सकते हैं वो कितनी है, 14,850 किलोमीटर्स की लेंथ है। कार्गो मूवमेंट ऑल टाइम हाई ऑफ 108.8 मिलियन टन्स ड्यूरिंग 2022, हमने कार्गो मूवमेंट देखा इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, यानी कि 30.1% ग्रोथ, अगर हम 2021 के कंपैरिजन में देखें, एक ही साल में इतनी ग्रोथ, ओके। अगर हम देखें नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 का, तो उसमें 106 न्यू वाटरवेज डिक्लेयर किए गए थे एज नेशनल वाटरवेज, जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं वैसे ही, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ नेशनल वाटरवेज कितने हैं भारत में, 111, रिमेंबर दिस फैक्ट। इनलैंड वेसल्स बिल 2021, इसने रिप्लेस किया था इनलैंड वेसल्स एक्ट ऑफ 2017 को, ताकि और यूनिफॉर्मिटी आ जाए in the application of the law relating to inland waterways and navigation within the country। क्या वेसल्स के लिए गाइडलाइंस हैं, उन्हें स्ट्रीमलाइन करना, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेविगेबल लेंथ अगर हम देखें डिफरेंट स्टेट्स की, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है, दिस यू विल हैव टू रिमेंबर। नंबर 2 पे असम है, देन वी हैव केरला, केरला में बैक वाटर्स बहुत हैं, है ना,
उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी में बहुत कम है। तो क्योंकि यूपी आपके लिए पता है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे एक क्रूज आई है ना, तो आप समझेंगे कि अरे क्रूज आई है तो यूपी में भी वन हो, तो अगर आपने पढ़ा ना हो तो ठीक है। तो नागालैंड है, गोवा है, तमिलनाडु है। फिर सोर्सेज ऑफ पावर जनरेटेड इन इंडिया, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो थर्मल सोर्सेज से 59.1% आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पे है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स 27.5%, फिर है हाइड्रो 11.7%, फिर अदर है 1.7%, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी जो हमारे पावर प्लांट्स की यूटिलिटीज की है, ओके, जिसमें उन इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं जहाँ पे डिमांड ऑफ 1 मेगावाट या उससे ज़्यादा की है, वॉज 482.2 गीगावाट इन मार्च 2022। अगर 2021 से कंपेयर करें, मार्च 2021 से इस मार्च 2022 को, तो 4.7% का ग्रोथ है टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी में। यहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, बस टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। Alright, renewable energy sources between 2022-2021, maximum rise in electricity generation was okay। तो electricity generation सबसे ज़्यादा जिसमें हमने growth देखा है वो renewable energy resources में ही देखा है, ठीक है। तो आप जानते हैं renewable energy resources के लिए PM कुसुम, ताकि डीजलाइज किया जा सके फार्म सेक्टर को, सोलर पंप्स, और साथ ही में उनके लिए एडिशनल इनकम भी हो जाएगी, क्योंकि जो सोलर सरप्लस हुआ जो उन्होंने जनरेट किया अपना काम करते करते, उसे बेचा जा सकता है ग्रिड को। ये सब कुछ आप जानते हैं। सोलर पार्क स्कीम, फिर उसके बाद रूफटॉप सोलर पावर स्कीम के बारे में भी आप जानते हैं। फिर हाइड्रो पावर परचेज ऑब्लिगेशन विद इन नॉन सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, उसको भी इनिशिएट किया गया है। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन तो आप जानते ही हैं राइट, कि इतना आपने जो है पावर जनरेटिंग जो कंपनीज हैं, इतना बेसिकली आपको अगर आप थर्मल से जनरेट कर रहे हैं तो इतना पर्टिकुलर आपको रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करनी है, ठीक है। तो अब वो सोलर के लिए तो होती थी, लेकिन नॉन सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में हाइड्रो पावर को भी ऐड कर दिया गया है। डेवलपमेंट्स इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीफोन सब्सक्राइबर 117 करोड़ टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं भारत में। 140 करोड़ अगर हम जनता गिनते हैं तो आप देख सकते हैं कहाँ हैं हम। फिर एक लोगों के पास तो 5 भी तो फ़ोन है, पर ठीक है। खैर यहाँ पे कितनी टेली इंक्लूजन हो रही है वो तो हमें नहीं पता। इंटरनेट कनेक्शंस, मोर देन 97% ऑफ टोटल सब्सक्राइबर्स आर कनेक्टेड वायरलेसली, ठीक है। तो टोटल सब्सक्राइबर्स में से 97% वायरलेसली कनेक्टेड है। 83.7 करोड़ हैव इंटरनेट कनेक्शंस। टेली डेंसिटी कितनी है इंडिया की? 84.8%, बिहार में 55.4% है, और दिल्ली में तो 270.6% है। टेली डेंसिटी क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि टेली दिस दैट हम बहुत देख रहे हैं। जितने एक एरिया है, उस एरिया में पर 100 इंडिविजुअल्स कितने टेलीफोन कनेक्शंस हैं, उसे हम टेली डेंसिटी कहते हैं। टेलीफोन कनेक्शंस फॉर एवरी 100 इंडिविजुअल्स लिविंग विद इन एन एरिया इज टेलीफोन डेंसिटी, या टेली डेंसिटी जैसे आप कह सकते हैं, ओके। तो पर 100 आप देख सकते हैं 84.8% है इंडिया का एवरेज, ठीक है, ओवरऑल। यानी कि 5G roll out Indian Telegraph right of way amendment rules 2022 will facilitate faster and easier deployment of telegraph, ठीक है। इनिशिएटिव टू ब्रिज रूरल अर्बन डिवाइड, हम भारत नेट प्रोग्राम लेके आए हैं, टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान लेके आए हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम में भी हमने ऑप्टिक फाइबर लेइंग डाउन ये सब कुछ शुरू किया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में भी टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स है। कॉम्प्रहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान भी है, CTTP, तो भारत नेट तो लिख ही दीजिएगा, ठीक है। PLI फॉर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स लिखाइएगा। एस्पिरेशनल ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में ये करने की कोशिश करेंगे, ये लिख देना, ठीक है। लेसनिंग रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव 2015, डिजिटल पेमेंट्स, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई हेल्थ, ई एडुकेशन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में क्या बोला था, हमने डिस्कस किया था कि ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन ऐप है ना, उसके 10 करोड़ यार, 10 करोड़ लोगों ने, मतलब ये बहुत वैसे हैरानगी की बात है, 10 करोड़ लोगों ने टेली कंसल्टेशन लिया है ई संजीवनी, इट इज गुड। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रिस्क्रिप्शंस लेना। मोर इंटरनेट सब्सक्राइबर्स एडेड इन रूरल एरियाज, वेरी इंपॉर्टेंट।
अर्बन एरिया से ज़्यादा रूरल एरियाज में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स ऐड ऑन हुए हैं पिछले 3 सालों में, 2019 से लेके 2021, ये पैंडेमिक के साल की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 200% इंक्रीज इन रूरल इंटरनेट सब्सक्रिप्शंस बिटवीन 2015 एंड 2021। पेनिट्रेशन देखिए कितना ज़्यादा हो चुका है इंटरनेट का, ठीक है। विजावी 158%, तो यहाँ पे भी 158% अर्बन एरिया में हुआ है रूरल इंटरनेट सब्सक्रिप्शन और 200% रूरल एरियाज में। रेडियो, मोस्ट अफोर्डेबल एंड पॉपुलर मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। प्रसार भारती ब्रॉडकास्ट्स 23 लैंग्वेजेस में, 179 डायलेक्ट्स में, 479 stations में, reaching nearly 92% of the area, 99.2% of the total population of the country। तो ये सब कुछ आप बना के लिखेंगे ही। देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आए ना, तो ये सब कुछ आप लिख दीजिएगा, जितने भी ये सारी स्कीम्स यहाँ लिखी हैं और यहाँ पे जो भी हम पढ़ेंगे। तो हमने पहले कुछ इनिशियल रिफॉर्म्स लिए और वो स्टेज सेट किया उन्होंने न्यू एज रिफॉर्म्स के लिए। हमने क्या इनिशियल रिफॉर्म्स दिए कि पहले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए ना, जैम ट्रिनिटी, पहले तो मोबाइल दे दीजिए, ठीक है, आधार दे दीजिए, जन धन दे दीजिए। जन धन नहीं होगा तो डीबीटी किस में आएगी, आधार नहीं होगा तो बाकी सर्विसेज कहाँ से मिलेगी, मोबाइल नहीं होगा तो इंटरनेट कहाँ पे आएगा, ठीक है, सिंपल। तो इसीलिए हमने पहले ले डाउन किया, इनिशियल रिफॉर्म्स लिए, जैम ट्रिनिटी, यूपीआई, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर्स, पीएम दिशा, भारत नेट, पहले ले डाउन करो केबल्स को, सर्विसेज एट क्लिक। फिर आएंगे अब न्यू एज रिफॉर्म्स, जैसे फेसलेस असेसमेंट, ई वे बिल, फास्ट टैग, ये जो टोल सिस्टम का जो हैसल था वो खत्म हो गया, डिजिटल एसेट्स, कोविन, कोविड-19, ये तो आप लिख ही दो, कोविड का फैक्टर तो हर चीज में घुसा दो, कुछ तो आपको लिखना याद आ ही जाएगा कोविड के बारे में सोचने लग पड़ोगे तो, ठीक है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, अगेन वी हैव डिस्कस्ड दिस वेरी नाइसली। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे फिर भी हम कुछ दिक्कतें देखते हैं क्योंकि वहाँ पे मोनोपोली है बहुत सारे बाहर वाले लोगों की, ठीक है, प्रोडक्ट्स की, ये सब वगैरह। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओएनडीसी, उसके बाद अकाउंट एग्रीगेटर, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। इसमें क्या होगा, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन एग्रीगेट करके किसी और को दे देना, आपके कंसेंट से ऑफ कोर्स, ताकि आपको उनकी भी सर्विसेज मिल सकें। ओके, ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट, ओके, नेटवर्क, डिजिटल रेपोजिटरी फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन, रोबस्ट डेटा गवर्नेंस। अभी तो नेशनल फिनेंशियल रजिस्ट्री भी बन रही है जिससे आपकी क्रेडिट वर्दिनेस होगी। इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। माई स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, लिख के आइए, बहुत अच्छी स्कीम, क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। माई स्कीम में क्या है कि माई स्कीम मतलब जैसे मैं हूँ, मैंने अपना सब कुछ डेटा फिल किया, ठीक है, तो मैं जिस भी स्कीम के लिए एलिजिबल होंगी ना वो स्कीम्स मेरे सामने आ जाएंगी। माई स्कीम, ओके, विच वन इज माई स्कीम, माई स्कीम, ओके। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग, बहुत ही अच्छा, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है, ओके। तो it enables citizens to access e-government services offered by central and state government in various sectors, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, एम्प्लॉयज, पेंशनर, स्टूडेंट्स वेलफेयर, ठीक है। तो डीबीटी भी बेसिकली यहाँ पे होता है उमंग में। ओएनडीसी तो हमने देख लिया। नेशनल एआई पोर्टल, भाषिनी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इंडियन लैंग्वेज में टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशंस एज अ पब्लिक गुड, ठीक है। देखिए क्या है कि आप जानते हैं सेल्फी और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे सुपर कंप्यूटर्स, इनका कोई हिंदी में या बाकी और इंडियन लैंग्वेजेस में कोई हमें ट्रांसलेशन पता नहीं है, पर ये इतने इतने कॉमन शब्द हैं कि जो प्योर हिंदी बोलता है, जिसको इंग्लिश भी नहीं आती, वो सेल्फी ही बोलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इनका ये भाषणी करने की कोशिश करें। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट, यूपीआई 2016, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It knits multiple bank accounts into a single mobile application, merging several banking features, seamless fund routing, and merchant payments into one hood. UPI-based transactions grew in value 121%. वैल्यू में 121%, वॉल्यूम में 115%। वैल्यू में ज़्यादा बढ़े हैं, बहुत अजीब बात है वैसे। वॉल्यूम में चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं, वैल्यू में इतनी नहीं। भैया वैल्यू में ज़्यादा बढ़ी है, वॉल्यूम में कम, ऑल तो डिफरेंस बहुत नहीं है, बट स्टिल 2019 से 2021 के बीच में मिशन ड्रोन शक्ति में ड्रोन स्टार्टअप्स भी हैं, ड्रोन एज अ सर्विस को भी हमने प्रमोट करना है। पीएलआई स्कीम फॉर ड्रोन्स भी हमने देखा है, एंड ड्रोन इंपोर्ट पॉलिसी भी है। ड्रोन एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है, ठीक है, जिसमें आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के नीड को एलिमिनेट कर देंगे कि हमें ड्रोन परचेज करना है तो 36 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बीच में आते हैं, नो, ओके। तो यहाँ पे
वही चीज़ लिखी है कि डिपार्टमेंट्स कैन रेंट ड्रोन्स अलाउइंग देम टू बिकम एसेट लाइट एंड टेक एडवांटेज ऑफ द बेस्ट अवेलेबल कैपेबिलिटी इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द मार्केट। ओके, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बाकी अथॉरिटीज़ को दे देते हैं, फिर वो अथॉरिटी से आप ड्रोन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अकाउंट एग्रीगेटर, ये तो हमने लास्ट वीडियो में देखा ही था। बजट क्या कहता है? बजट एलोकेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर 10 लाख करोड़ है, यानी कि जीडीपी का 3.3%। अगर हम इफेक्टिव देखें तो 4.5% है आई थिंक इफेक्टिव केपेक्स जो है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी अगर आप निकालिए, इंटरेस्ट फ्री लोन है जो 50 ईयर का, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। देयर इज नथिंग मच इन इट। रेलवे का हाईएस्ट एवर एलोकेशन है 2013 से 2014 से लेके अभी तक ₹2.4 लाख करोड़। ठीक है, तो हम अगर क्वेश्चंस देखें, विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड, इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट फंडिंग बाय एनआरआई इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अरे इसमें एनआरआई कहाँ से आ गए? तो ये तो गलत है। It is hosted by, no, it is not hosted by Niti Aayog. Okay. With reference to logistics ease across different leads index. Okay, it is based on methodology logistics. Yes, it is. क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का बिल्कुल मेथोडोलॉजी पे। इट इज़ रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, नो इट इजंट, इट इज़ रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। प्रोजेक्ट्स pertaining to which of the following sectors in the national infrastructure pipeline will be aligned? Okay, roads, yes. Railways, yes. Mass transport, yes. Waterways, yes. Logistics infrastructure, yes. All of them. Okay, arrange the following sources of energy in increasing order of their share in total energy production in India. Thermal energy, renewable energy, यही है 1, 2, 3. Okay. Consider the following statements. India has the largest no, it has third largest railway network. Wrong. Okay. थर्ड लार्जेस्ट है पता नहीं, अभी हमने ऊपर देखा राइट। ओनली 20% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कार्गो बाय वॉल्यूम। Oh no, 90% by volume. This is wrong. Thank you so much. Please like the video.